आपका स्वागत है नॉवल वर्ल्ड में। यहाँ हर रोज नया एपिसोड अपलोड होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रह सकें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बस आनंद लें। CH91 अनटाइटल्ड चैप्टर। मानव एक आलीशान रूम में बैठकर एकटक लिटिल अवनी को देख रहा था, जो गधे, घोड़े, हाथी सब भेजकर किसी कुंभकर्ण की तरह आराम से सो रही थी। मानव ने लिटिल अवनी को देखकर पिछले कुछ घंटों में उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसे सोचकर अपने मन में बोला, पूरा पेरिस इधर से उधर हो गया, पर मिसेज लिटिल अवनी मानव राजवंश सिन्हा को कोई जगा सके, शायद ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तभी तो इतना कुछ होने के बाद भी यह किसी कुंभकर्ण की तरह कितने आराम से सो रही है, इतनी गहरी नींद में। मैं तो तब भी ना जाऊं अगर मैं 10 से 15 नींद की गोलियां खा लूं तो। ये सब सोचते ही मानव ने लाचारी से अपना सरनामे हिला दिया। मानस लिटिल अवनी के बगल में बैठ गया और रेड गैंग के बारे में सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपना सर झटका और अपनी प्यारी लिटिल वाइफ को गले लगाकर सो गया। मानव सभी को लेकर एक ऐसी जगह आया था जिसके बारे में उसके अलावा किसी को नहीं पता, इसलिए यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। मानव ने अपने सीक्रेट आर्मी के बल पर पूरे रेड गैंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसे सोच कि आगे का मामला वो इंडिया जाकर सुलझाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था उसकी वाइफ को यहाँ कोई प्रॉब्लम हो। मानव ने अपनी सभी मीटिंग खत्म कर ली और आज सभी लोग शॉपिंग पर जा रहे थे। पेरिस का सबसे बड़ा मॉल, KT मॉल, काल्पनिक नाम, के सामने मानव की कर रुकी। कार से उतरकर मानव ने जल्दी से लिटिल अवनी का हाथ पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कहीं उसकी वाइफ खो ना जाए। मानव की इस हरकत को देखकर सभी का मुंह बन गया। लिटिल अवनी बहुत ही खुश थी। उसने उछलते हुए अपना एक हाथ ऊपर करके कहा, ये यहाँ बहुत मजा आएगा। लिटिल अवनी ढेर सारा सामान खरीदेगी। इतना कहकर अचानक वो रुक गई और उदास होकर अपना चेहरा लटका लिया। उसके अचानक रुक जाने से सभी उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। नीरज जी आगे बढ़कर लिटिल अवनी के पास गए और उसके सामने खड़े होकर पूछा, क्या हुआ है राजकुमारी, तुम उदास क्यों हो? फिर अपनी आंखें छोटे करके मानव को देखकर बोले, कहीं डेविल मानव ने तुम्हारी चॉकलेट चुराकर तो नहीं खा ली, जो मैंने तुम्हें सुबह दी थी? नीरज जी की बात सुनकर मानव ने उनकी तरफ घूर कर देखा, फिर अपने दांत पीसकर बोला, जस्ट शट अप। इतना कहने के बाद वो लिटिल अवनी की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, बेबी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? लिटिल अवनी ने मानव को देखा, फिर रोनी सूरत बनाकर बोली, हब्बी था, बहुत वक्त लगेगा। मानव ने अपनी अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर कहा, हाँ। मानव की हाँ सुनकर लिटिल अवनी उसकी बाह पकड़कर बोली, हब्बी क्या सच में ज्यादा वक्त लगेगा यहाँ पर? मानव ने अपनी आईब्रो उठाकर लिटिल अवनी को देखा, जैसे वो जानना चाह रहा हो आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। मानव फिर से बोला, हमें समय लगेगा। इतना सुनना था कि लिटिल अवनी रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, हब्बी समय लगेगा मतलब लिटिल अवनी को काफी देर तक चलना पड़ेगा। हब्बी लिटिल अवनी के पैर को देखो, वो लिटिल अवनी से बोल रहे हैं कि वो अब नहीं चलेंगे। अब मैं कैसे चलूंगी, मेरे पैर नहीं उठ रहे हैं। हब्बी मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा। लिटिल अवनी को रोता देख सभी एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी बातें सुनी तो सब ने अपना सर पीट लिया, क्योंकि वह सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि लिटिल अवनी कितनी आलसी है। विक्की लिटिल अवनी को चुप कराते हुए बोला, छोटी बच्ची चुप हो जाओ, किसने कहा तुम्हें चलना पड़ेगा? इतना कहकर उसने मानव की तरफ इशारा करके कहा, तुम्हारा हब्बी कब काम आएगा? हब्बी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा यकीन है वह तुम्हें उठा लेगा। जिम्मी भी आग में घी डालते हुए बोला, हाँ तुम्हारा हब्बी तुमसे इतना प्यार करता है कि पूरा टाइम तुम्हें अपनी गोद में उठाकर घूमेगा जब तक हमारी शॉपिंग नहीं खत्म हो जाती है। राज भी जीव के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बोला, बेबी सिस्टर तुम जीजू से क्यों नहीं बोलती कि वह तुम्हें गोद में उठा ले? अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैंने अपनी बेबी सिस्टर को अपनी पीठ पर उठाकर शॉपिंग करवा सकता हूँ।
क्योंकि मैं मेरी बहन से प्यार करता हूँ। नीरज जी ने भी मानव को घूरते हुए कहा, डेविल मानव तुम्हें ये सब करना होगा। अगर तुम मेरी बेटी का काम नहीं कर सकते तो तुम्हारा उससे शादी करने का क्या फायदा। फिर अपना मुंह बनाकर मानव से बोले, मानव तुम कितने ज्यादा आलसर हो। दिन भर केवल ऑफिस का काम करते हो, इसके अलावा पूरे टाइम खाली बैठे रहते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है। आलसी कही के। वीर ने भी नीरज जी की हाँ में हाँ मिलाकर कहा, हाँ बॉस आप बहुत आलसी हो। आरव और जीव ने एक साथ कहा, वीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप कितने आलसी हो। सबको इस तरह से मानव को आलसी बोलता देख श्री और खुशी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पहले एक नज़र सभी को देखा, फिर मानव के पास जाकर बड़ी मासूमियत से दोनों बोली, मॉन्स्टर मानव भैया, आप बिल्कुल भी आलसी नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे हो। मानव जो कब से ही सभी की बात सुनकर उन्हें गुस्से से घूर रहा था, अचानक ही खुशी और श्री की बात सुनकर शांत हो गया। मगर आपने लिए मॉन्स्टर शब्द सुनकर उसने श्री और खुशी को घूरते हुए पूछा, तुम मुझे मॉन्स्टर क्यों कह रही हो। श्री ने सच सच बताते हुए कहा, मॉन्स्टर मानव भैया, वो आरव और वीर आपको मास्टर बोल रहे थे तो हमें लगा कि ये आपका कोई निक नेम है। उन दोनों की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के पसीने छूटने लगे। वीर ने अपना पसीना पोंछते हुए आरव से धीरे से कहा, हे भगवान, ये दोनों मरवाएगी हमें। मानव सभी की तरफ जानलेवा नजरों से देखने लगा, फिर खुशी और श्री को देखकर बोला, तुम दोनों को जितनी शॉपिंग करनी है करो, तुम्हारा सारा खर्चा आरव और वीर देंगे, इसके साथ साथ बाकी सभी का भी। इतना कहने के बाद मानव लिटिल अवनी की तरफ मुड़कर उससे बोला, बेबी आप कुछ भी खरीदो, आपका भी सारा खर्चा आपके आरव भैया और वीर भैया देंगे, ओके। लिटिल अवनी ने कहा, ओके। उसके बाद मानव के उसे गोद में उठाया और मॉल के अंदर चला गया। दोनों के जाने के बाद आरव अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाया, मैं सिर्फ मेरी खुशी बेबी का खर्चा उठाऊंगा। इतना जल्दी से खुशी का हाथ पकड़ा और खींचते हुए मॉल के अंदर ले गया। उनके जाने के बाद सब एक दूसरे का चेहरा देखकर कंधे उचका दिए। मार के अंदर, हब्बी इधर चलो, हब्बी उधर चलो, हब्बी वो टेडी बेयर कितना सुंदर है, हब्बी इधर नहीं, हब्बी उधर चलो। लिटिल अवनी माना को काकर पकड़ते हुए बोली। उसके दोनों पैर मानव की कमर पर थे और दोनों हाथ मानव के गले में। वह कभी मानव को इधर चलने को कहती तो कभी उधर। मानव इससे काफी इरिटेट हो गया था। उसने इरिटेट होते हुए पूछा, बेबी पहले आप डिसाइड करो, हम पहले कहाँ चले। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी अपनी गर्दन इधर उधर करके देखने लगी, फिर मानव को देखकर कुछ सोचते हुए बोली, हब्बूर टेडी बियर, उसके पास चलते हैं। टेडी बियर का नाम सुनकर ही मानव को जलन होने लगी। मानव इमेजिन करने लगा, अगर उसने टेडी बियर दिला दिया तो लिटिल अवनी उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देगी और हर वक्त टेडी बियर के साथ रहेगी, उसको हग करके सोएगी, उसको ही प्यार करेगी और वो साइड में खड़ा होकर ये सब देखेगा। ये सब सोचते ही मानव का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से उसको टेडी बियर को देखा, जो उसकी बाएं तरफ से कुछ ही दूरी पर रखा हुआ था। मानव ने वहां से जाते हुए बोला, बेबी ये टेडी बेयर अच्छे नहीं। इतना कहने के बाद वो जल्दी से दूसरी तरफ चला गया। लिटिल अवनी ने हैरान होकर कहा, मतलब। माना ने कुछ नहीं कहा और अपने मन में सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने उस टेडी बेयर की जिंदगी नरक न बना दी तो मेरा नाम भी डेविल मानव नहीं। ऐसे ही मैं डेविल नहीं बना। मानव टेडी बेयर को जान से मारने के बारे में 1000 तरीके सोच चुका था। वह बहुत ज्यादा खुश भी था, लेकिन शायद वो भूल गया कि वो जिसे मरने के बारे में सोच रहा है वह सिर्फ एक मामूली सा टेडी बेयर है। श्री जिसके पीछे पीछे वीर मॉल के अंदर आ रहा था, अचानक उसके फोन में नोटिफिकेशन आई। जब उसने अपने फोन में आए मैसेज को पढ़ा जिससे मानव ने भेजा था, उस मैसेज को पढ़ के बेचारे के होश उड़ गए। वो बार बार कंफर्म करने के लिए उस मैसेज को पढ़ रहा था कि वह को देख रहा है वो सच है या नहीं। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद वो जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा। जीव जो उसके पीछे आ रहा था, उसने वीर को ऐसे देखकर कहा,
आपको क्या हो गया? कहीं मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा? वीर हंसते हुए केवल एक ही शब्द बार बार दोहराता, डेविल मानव पागल है। वो सच में पागल है। इतना कहकर वो फिर हंसने लगता। CH92 मानव को किया एक लड़के ने प्रपोज शॉपिंग मॉल में। वीर बस जमीन पर लोटपोट होकर हंसे जा रहा था। श्री, खुशी, राज, विक्की, आरव, जीव और जिम्मी उससे पूछ पूछ कर परेशान हो चुके थे, लेकिन वीर है कि उसे हंसने के सिवा और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। जिम्मी आगे बढ़ा और वीर को एक लात मारते हुए बोला, साले क्या तू पागल हो गया है? सीधा सीधा बताओ, बात क्या है? कब से देख रहा हूँ बस हंसे जा रहा है। राज ने भी इरिटेट होकर कहा, सही कहा आपने जिम्मी भाई, मैं तो कहता हूँ इन्हें अभी पागलखाने भेज देते हैं। क्या पता कि ये आगे चलकर हम सभी को पागल कर दे हैं। श्री ने वीर को देखा, फिर परेशान होकर उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। वीर के हाथ को पकड़कर हिलाते हुए बोली, वीर आपको क्या हुआ है, बोलिए ना। वही कुछ देर हंसने के बाद फाइनली वीर शांत हो गया और सभी की तरफ देखकर बोला, वो एक्चुअली बॉस का ऑर्डर आया है। वीर की बात सुनकर सभी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज होकर देखने लगे। जीव ने कंफ्यूज होकर वीर को देखकर उससे पूछा, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप बोल तो ऐसे रहे हो जैसे भाई ने उस मैसेज में आपको आई लव यू लिखकर भेजा था, जो आप ऐसे पागल हो रहे हो। जीव की बात सुनकर वीर ने अपने दांत भींच लिए। उसने जीव को घूरते हुए कहा, शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए, गधा कहीं का। इतना कहकर वीर ने बारी बारी सबकी तरफ देखा, फिर अपने फोन को जेब में रखते हुए खड़ा हुआ और अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सबसे बोला, वह डेविल मानव ने आर्डर दिया है कि यहाँ मौजूद सभी टेडी बियर का एनकाउंटर कर दिया जाए। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि उन सभी टेडी बेयर के टुकड़े टुकड़े करके तेजाब में फेंक दिया जाए। जैसे ही वीर ने कहना बंद किया, कुछ देर के लिए वहां पर शांति छा गई। अचानक वो सभी भी जमीन पर लोट पोट कर हंसने लगे। आरव ने हंसते हुए बड़ी ही मुश्किल से बोला, मुझे आज भी अच्छे से याद है, बॉस ने पास्ट में भी कई बार टेडी बियर को ऐसे ही मौत दी है, क्योंकि यंग मैडम हमेशा उन टेडी बियर के कारण बॉस को इग्नोर कर देती थी। एक बार तो उन्होंने लकी, मानव का टाइगर, के सामने भी फिकवाने का आर्डर दिया था। आरव की बात सुनकर खुशी अपना सर खुजाते हुए खुद से बोली, ये लकी कौन है? फिर वो कंफ्यूज होकर आरव की तरफ देखने लगी। विकी ने एक गहरी सांस ली और अपने छोटे छोटे बालों को छूने लगा, फिर अफसोस जताते हुए बोला, मेरे बाल भी उस डेविल मानव के जलन का शिकार हुए थे, वरना मेरे बाल पहले बहुत बड़े थे, जब तक उन्हें लिटिल अवनी ने नहीं छुआ था। लेकिन उस बच्चे के छूते ही जलन के मारे उस डेविल ने जबरदस्ती मेरे बालों को कटवा दिया। इतना कहकर वो रोने लगा। सभी विकी को रोता देख उसे दिलासा देने लगे। विक्की ने अपने दांत भींच लिए और मानव को मन ही मन शाप दिया, जल कुकड़ा कहीं का, काश कोई उस डेविल को भी खूब परेशान करें। शायद भगवान ने भी विक्की की बात सुन ली। वही दूसरी तरफ मानव लिटिल अवनी को लेकर लेडी सेशन में आया ताकि वह अपनी प्यारी लिटिल वाइफ के लिए कपड़े खरीद सके। मानव काफी देर से नोटिस कर रहा था कि कोई लड़का शुरू से ही उसका पीछा कर रहा है, जब से वो इस मॉल में आया है। मानव ने पहले लिटिल अवनी को देखा, जो अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही है। अचानक उसे देखकर मानव का दिमाग ठनका। क्या वह लड़का बेबी के पीछे आया है? क्या वह बेबी को मुझसे छीनना चाहता है? ये बात दिमाग में आते ही मानव गुस्से से लाल हो गया। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मानव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने लिटिल अवनी को देख बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, शून्य बेबी, आप ये ड्रेस देखो, हब्बी बस 5 मिनट में आते हैं, ओके। लिटिल अवनी का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ड्रेस पर था, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मानव ने देखा उसकी प्यारी वाइफ कोई जवाब नहीं दे रही तो उसने उसे अपनी गोद से उतारकर वहीं पास में रखे सोफे पर बैठा दिया और वहां से गुस्से से चला गया। वह लड़का जो कब से ही मानव का पीछा कर रहा था, मानव को वहां से जाता देख वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। कुछ देर चलने के बाद उस लड़के ने अपने आसपास देखा, लेकिन उसे मानव नहीं दिखा तो वह निराश हो गया।
जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला था, अचानक किसी ने उसे एक जोरदार पंच मारा। पंच इतनी तेज था कि वो लड़का खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। मानव ने नीचे झुककर गुस्से से उस लड़के को एक और पंच मारते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को देखने की? वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। इतना कहकर मानव गुस्से से उसे देखने लगा। उसने जैसे ही उस लड़के को एक और पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, तभी उसके कानों में उस लड़के की आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही मानव अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया। उस लड़के ने मानव को देखते हुए हल्की स्माइल करके कहा, मैं किसी बेबी को नहीं देख रहा था, मैं तो तुम्हें देख रहा था। मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया। आई लव यू। बेचारा मानव अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाया था कि उस लड़के ने आगे बढ़कर मानव से गाल पर किस कर लिया, फिर शर्माने लगा। तभी उन्हें पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर मानव होश में आया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखो तो नीरज जी को अपने सामने देखकर वह चौंक गया। उस वक्त मानव का मन कर रहा था कि वो अभी इस 10वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में मित्तल हाउस के अंदर बहुत ही गंभीर माहौल था। सोम घर आ चुका था और विनय को अपने घर में देख गुस्से से बौखला गया। सोम ने अपने दांत पीसकर विनय से कहा, तुमने तो कहा था तुम विनी को नहीं चाहते, तुम उसे मुझे ले जाने दोगे, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोम की बात सुनकर विनय ने पहले विनी को देखा, जो अपनी माँ का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठी कांप रही थी। फिर उसने सभी घरवालों को देखा, जो अपना हाथ बांधे मंद मंद मुस्कुराकर उसे ही दया की नजरों से देख रहे थे। उन सबको मुस्कुराता देख विनय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने मन में सोचा, कैसे ये पूरी मित्तल फैमिली इस सोम के यहाँ आते ही मुझे दया की नज़र से देख रही है, जैसे ये गधा मुझे जान से ही मार देगा। पर कोई बात नहीं, मैं अभी इन सब की हंसी गायब करता हूँ। ये सब सोचते ही विनय ने एक बड़ी सी स्माइल करते हुए सोम से कहा, तुमसे क्या मैंने ऐसा कहा था? लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं विनी को प्यार नहीं करता। इतना कहकर वो विनी देखकर आगे बोला, बेबी तुम सभी को बताओ ना कि मैं तो तुम्हें हर रात बिस्तर पर खूब प्यार करता हूँ। यही नहीं, मैं तो तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि तुम अगले दिन बिस्तर से उठ भी नहीं पाती हो, फिर मुझे ही तुम्हें नहलाना पड़ता था। विनय की बात सुनकर विनी शर्म से पानी पानी हो गई। वह भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि अच्छा हुआ यहाँ पर उसके पापा विजय जी और सूरजभान जी नहीं थे, वरना विनय की बेशर्म बात सुनकर वो उन सबका सामना कैसे कर पाती। विनय यहीं नहीं रुका, अपने होठों पर अपना हाथ फेरते हुए आगे बोला, बेबी इन सबको बताओ ना कि मैं कैसे तुम्हें मित्तल हाउस में भी हर रात प्यार करता हूँ। तभी तो तुम हर रोज सुबह लेट उठती हो और सबको ये गलतफहमी हो गई, तुम्हारी तबीयत खराब है। विनय ये सब बोल ही रहा था कि सोम ने आगे बढ़कर गुस्से से उसे एक पंच मार दिया। फिर गुस्से से बोला, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी गन निकाली और विनय के ऊपर तान दी। कंटिन्यू। बेचारा मानव कैसे बचाएगा अपने ससुर जी और उस लड़के से, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे प्रपोज कर दिया। क्या सोम मर देगा विनय को या विनय उसे हटा देगा? जानने के लिए बने रहें। CH93 कुणाल और कायरा की फाइट। विनय को गोली लगना, परेशान मानव। सोम तुम क्या कर रहे हो? पागल मत बनो, गन नीचे करो। जब पिया जी ने देखा सोम ने विनय पर गन तान दिया तो वह घबराते हुए सोफे से उठ गई। सोम की इस हरकत से विनी और प्रियांशु भी बुरी तरह डर गए। विनी तो अपने भाई को पकड़कर रोने लगी और रोते हुए सोम से विनती की, प्लीज सोम, विनय को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। जब विनय ने विनी को खुद के लिए रोते देखा तो वह स्माइल करने लगा। विनय को यूं स्माइल करता देख सोम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोम ने अपने दांत पीसते हुए विनय से कहा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? कहीं अपनी मौत को सामने देखकर पागल तो नहीं हो गए तुम? जैसे ही सोम ने कहना बंद किया, विनय जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखते हुए सोम से कहा,
1000 गधे मरे होंगे तब जाकर तुम पैदा हुए होगे। अगर मुझे मरने से डर लगता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आता, और वैसे भी मेरे जैसे लोग अपनी हथेली पर अपनी जान लेकर चलते हैं। बेवकूफ कहीं का। सोम ने अपनी आंखें छोटी करके विनय को देखा, फिर स्माइल करते हुए बोला, तो ऐसी बात है। इतना कहकर उसने विनय के राइट हैंड पर सूट कर दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर विनी और पिया डर गए। भले ही विनी ने कैसे भी शादी हुई हो, लेकिन उन्होंने विनय को अपने दामाद के रूप में एक्सेप्ट लिया था। वही विनय को ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सोम उनके दामाद को मारने की कोशिश कर रहा। वैसे भी वो सोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। रमा जी मुस्कुराते हुए वही खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने सोम को देखकर कहा, सोम बेटा, मुझे लगता है इतना ड्रामा आज के लिए काफी होगा। इसे उठाकर बाहर फिकवा दो। मुझे पूरा विश्वास है ये दोबारा हमारे घर की होने वाली बहू के पीछे नहीं आएगा। रमा जी की बात सुनकर विनय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उनसे कहा, विनायक खुराना सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी जान से दूरी नहीं, और आप मित्तलस में इतना दम नहीं कि विनायक खुराना को कुछ कर सको। हाँ, वह बात पुरानी थी जब आप सबने मिलकर मुझे घर से निकाला था और किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। वो विनायक लाचार, कमजोर और बच्चा था। इतना कहकर उसने खुद की तरफ इशारा करके दर्द से भरी आवाज में कहा, लेकिन ये विनायक ना तो बच्चा है और ना ही कमजोर। ये विनायक आज इतना ताकतवर है कि आपकी औकात नहीं है कि आप सब मुझसे नजरें भी मिला सको। इतना कहकर वह रमा जी के चेहरे को गौर से देखने लगा। विनय की बाह से खून लगातार बह रहा था, पर उसको तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। उसके चेहरे पर दर्द की एक लकीर तक नजर नहीं आई। वही विनय की बात सुनकर पिया जी, रामा जी और सोम तीनों चौंक गए। पिया जी होश में आते हुए खुश होकर बोली, मेरा वीनू। इतना कहकर वो दौड़ते हुए विनायक के पास गई और उसे कस के गले लगा लिया। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आई, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? इस आवाज को सुनकर पिया जी और विनी दोनों घबरा गए। वही दूसरी तरफ कुणाल, अर्जुन और अभी तीनों ऑफिस के लिए निकल चुके थे। कायरा अपने रूम में बैठकर फोन में कुछ कर रही थी। उसने फोन को कस के पकड़ते हुए कहा, क्या करूं, सोचा था मिशन कंप्लीट करके आराम से 1 महीने की छुट्टी को एंजॉय करूंगी, और कहा यहाँ ना तो अभी तक मिशन कंप्लीट हुआ, ऊपर से इस गधे कुणाल ने मुझे से जबरदस्ती शादी कर ली। इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। अभी वो सब बोल रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, तुम किसे सबक सिखाने की बात कर रही हो? किसी की आवाज सुनकर कायरा पूरी तरह से चौंक गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक राहत की सांस ली। कायरा ने अपने बालों में हाथ फिराते हुए कहा, सोना, ये तुम हो? तुमने तो मुझे डरा दिया। सोना कायरा के बगल में बेड पर बैठते हुए बोली, क्यों, तुम्हें ऐसा क्या कर रही थी जो मैंने तुम्हें डरा दिया? कायरा ने सोना की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर कुणाल को उसके पापा की सच्चाई के बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो अपने पिता से बहुत प्यार करता है। सोना ने कायरा के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, काय, तुम कुणाल के ऑफिस जाओ और उसे सब कुछ बताने की कोशिश करो, नहीं तो फिर बाद में उसे ये सब पता चला तो उसे ज्यादा तकलीफ होगी। कायरा को भी सोना की बात सही लगी, इसलिए वो मान गई। आधे घंटे बाद कायरा आदि के साथ कुणाल के केबिन में बैठी थी। कुणाल अभी एक मीटिंग में बिजी था। 10 मिनट बाद केबिन का डोर ओपन हुआ और कुणाल केबिन के अंदर आया। केबिन में दाखिल होते ही कुणाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह कायरा के पास पहुंचकर गुस्से से बोला, मिसेस कायरा कुणाल खुराना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिस कलर के कपड़े मैंने पहने हैं उसी कलर के कपड़े पहनने की? कुणाल को अचानक अपने सामने देखकर पहले तो कियारा चौंक गई, लेकिन जैसे ही उसकी बात सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। अपने कपड़े को देखकर अफसोस जताते हुए कियारा बोली, हे भगवान, बचा लो मुझे। घर से निकलने से पहले मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कुणाल ने भी वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। पता नहीं अभी ये शैतान मेरे साथ क्या करेगा। कियारा ये सोच ही रही थी कि कुणाल ने उसके शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, अभी के अभी इसे उतारो।
मैं नहीं चाहता तुम मेरी लाइमलाइट मेरे ही ऑफिस में चुरा लो। पता नहीं किस किस ने तुम्हें इस कलर के कपड़े में देखा होगा। ओह गॉड, अब मेरी इमेज का क्या होगा। इतना कहकर उसने अपना साथ पकड़ लिया। कायरा बेचारी कुणाल की इस हरकत से पूरी तरह हैरान हो गई। वह कुणाल से दूर होते हुए बोली, पागल इंसान, क्या कर रहे हो? दूर हटो। कुणाल ने कियारा को घूर के देखा तो कियारा उससे बचने के लिए चिल्ला पड़ी, आदि, आदि जल्दी आओ। आदि का नाम सुनकर कुणाल अपने केबिन के चारों तरफ देखने लगा तो उसे किनारे सोफे पर सेब खाता हुआ आदि दिखा। वही अपना नाम सुनकर आदि ने सर उठाकर देखा तो अपने सामने कुणाल को देखकर उसने अपना मुंह बना लिया। फिर कायरा के पास जाकर बोला, यस स्वीटहार्ट बोलो। आदि के मुंह से कायरा के लिए स्वीटहार्ट शब्द सुनकर कुणाल जलन से तिलमिला उठा। उसके तो तन बदन में आग लग गई। कुणाल आदि को कोसते हुए कहा, कद्दू, पिद्दी कही के, ये मेरी स्वीटहार्ट है समझे। आदि ने भी उसी टोन में कुणाल को जवाब दिया, वह मेरी स्वीटहार्ट है। इतना कहकर उसने कायरा का हाथ पकड़ लिया। ये देख कुणाल ने भी झट से कायरा का दूसरा हाथ पकड़ लिया। वह दोनों दुश्मनों की तरह एक दूसरे को घूरने लगे। ये देख कियारा चीढ़कर चिल्लाते हुए बोली, कुणाल, आदि बच्चा है, अब तुम बच्चे से भी लड़ोगे। कुणाल नखरे दिखाते हुए बोला, पहले उस कद्दू को बोलो तुम मेरी स्वीटहार्ट है। आदमी ने भी कियारा को देखते हुए कहा, आप भी इन भिंडी से बोलो आप मेरी स्वीटहार्ट हो। हम दोनों एक दूसरे के साथ कितना मजा करते हैं। आप तो मुझे ढेर सारी किसी भी देती हो। इतना कहकर आदि तिरछी निगाहों से कुणाल को देखने लगा, क्योंकि ये बात उसने जानबूझकर कुणाल को सुनाने के लिए कहा था। हुआ भी कुछ ऐसा ही। आदि को बात सुनकर कुणाल जलन से भर गया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने छोटे पिद्दी मेरी प्रॉपर्टी पर हाथ डाला। मैं नहीं जानता कियारा, आज तक तुमने जितनी भी इस छोटे से पिद्दी को किस दिया है उससे दुगना अभी और इसी वक्त मुझे किसी चाहिए। पेरिस में मानव रोना चाहता था, क्योंकि जिस लड़के ने उसे प्रपोज किया था वो तो उसके पीछे पड़ गया। यहाँ तक कि वह मानव को डेट भी ले जाना चाहता था। किसी तरह मानव ने उससे अपना पीछा छुड़ाया। ऊपर से नीरज जी, जो लगातार उसे घूरे जा रहे थे। मानव जो सोफे पर बैठकर अपना फोन चला रहा था। जब उसे अपने सासुर जी की आंखों की तपिश बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने गुस्से से कहा, क्या है आपको, मुझे घूर क्यों रहे हैं? मानव की बात सुनकर नीरज जी 10 सेकंड तक छुप रहे, फिर चिल्लाकर कहा, लिटिल राजकुमारी, तुम्हारा किसी के साथ डेट पर जाने वाला है। आज एक लड़के ने तुम्हारे हबी को प्रपोज किया। राजकुमारी, तुम्हारी पोजीशन को खतरा है। जल्दी आओ वरना ये डेविल मानव पक्का उस लड़के को अपना बेबी बना लेगा। नीरज जी के चिल्लाने से मानव घबरा गया, कहीं उसके ससुर जी कुछ उल्टा सीधा न बोल दे। अंत में उनकी बात सुनकर वो पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। C-94 अनटाइटल्ड चैप्टर। नीरज जी के बुलाने से लिटिल अवनी जो अपने लिए ड्रेस देख रही थी वो तुरंत भागते हुए आई। लिटिल अवनी को भागते हुए आता देख मानव घबरा गया। वह सोफे से उठकर लिटिल अवनी के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर वापस सोफे पर बैठ गया। मानव ने लिटिल अवनी को डांटते हुए कहा, बेबी, भागने की क्या जरूरत है, आप आराम से भी तो आ सकते हो ना। मानव की डांट सुनकर लिटिल अवनी ने पप्पू फेस बना लिया और नीरज जी की तरफ देखने लगी, जैसे बोल रही हो, डैडी देखो ना, हब्बी लिटिल अवनी को डांट रहे हैं। लिटिल अवनी का पपी फेस देखकर नीरज जी ने घूमते हुए मानव से कहा, डेविल मानव, खबरदार अगर तुमने मेरी राजकुमारी को डांटा तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव ने गुस्से से नीरज जी की तरफ देखा और धीरे से बड़बड़ाया, कबाब में हड्डी कही के। मानव को खुद से बात करता देख नीरज जी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उससे पूछा, डेविल मानव, ये तुम ये क्या खुद से ही बातें कर रहे हो? मानव कुछ बोलता उससे पहले ही लिटिल अवनी ने झट से जवाब दिया, डैडी, हब्बी कह रहे हैं कबाब में हड्डी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव की आंखें बड़ी हो गई और उसने घूर के उसे देखा तो बदले में लिटिल अवनी ने अपना मासूम सा फेस बनाकर उसे पूछा, हब्बी क्या हुआ? क्या लिटिल अवनी ने कुछ गलत कहा? आप ही ने तो डैडी को कहा था।
कबाब में हड्डी। मानव को नहीं पता था उसे अपनी लिटिल वाइफ को क्या जवाब देना चाहिए। उसने एक नज़र अपने ससुर जी को देखा, जो उसको ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। मानव को अब यहाँ से खिसक लेना ही सबसे अच्छा तरीका लगा, इसलिए उसने बिना देरी किए लिटिल अवनी को गोद में उठाया और मॉल से बाहर की ओर भागने लगा। मॉल से बाहर पहुंचकर मानव ने राहत की सांस ली। वही लिटिल अवनी जो अभी भी मानव की गोद में थी, उसने कंफ्यूज होकर मानव से पूछा, हब्बी, आप वहां से क्यों भागे? इतना कहकर फिर अपना मुंह फुलाकर वो आगे बोली, हब्बी, अभी तक तो लिटिल अवनी ने अपने लिए कोई भी चीज भी नहीं खरीदी है। मानव ने अपनी वाइफ की शिकायतों को सुनकर उसके गालों को चूमते हुए कहा, बेबी, कोई बात नहीं, हब्बी बहुत अमीर है, वह आपके लिए ढेर सारी क्यूट क्यूट सी ड्रेस खरीद देंगे, ओके? लिटिल अवनी ने खुश होकर कहा, ओके हब्बी। इतना कहकर लिटिल अवनी कुछ सोचने लगी। मानव ने अपना सर नीचे करके देखा तो लिटिल अवनी कुछ सोच रही थी। उसे कुछ सोचता देख मानव ने पूछा, बेबी, आप क्या सोच रहे हो? लिटिल अवनी ने पहले थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर मानव की तरफ देखकर जल्दी जल्दी अपने पलके झपकाते हुए बोली, हब्बी, क्या आप सच में अमीर हो? मानव ने इस्माइल करके अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बेबी, आपके हब्बी बहुत अमीर है। बातें करते करते वह दोनों मानव की कार तक आ गए। कार के अंदर बैठते ही मानव ने ड्राइवर को वहां से चलने का इशारा किया। कार के अंदर पहुंचने के बाद भी लिटिल अवनी के सवाल खत्म नहीं हुए। वह मानव की गोद में बैठ गई और उसे जोर से हिलाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, हब्बी, आप अर्जुन भाई से भी ज्यादा अमीर हो। मानव ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ। लिटिल अवनी ने फिर से पूछा, हब्बी और कुणाल भाई से भी ज्यादा? मानव अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा, उसकी वाइफ कितना सवाल पूछती है। फिर अपनी आंखें खोलकर उसने लिटिल अवनी की नोज को किस करते हुए थोड़ा हंसकर जवाब दिया, यस बेबी, हब्बी सबसे ज्यादा अमीर है। मानव का जवाब सुनकर लिटिल अवनी शॉक हो गई। फिर मानव को गले लगाते हुए खुश होकर बोली, इसका मतलब लिटिल अवनी भी अमीर है। मतलब अब लिटिल अवनी को पढ़ने लिखने और पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिटिल अवनी के हब्बी के पास बहुत पैसा है। और अब तो लिटिल अवनी अपने बेड पर ढेर सारे पैसे बिछाकर सोएगी, जैसे मैंने सीन चैन को देखा था। अवनी को खुश देखकर मानव भी खुश था, लेकिन जैसे ही उसने लिटिल अवनी की बात सुनी, उसकी खुशी धरी की धरी रह गई। मानव को समझ आ गया, उसकी लिटिल वाइफ उससे ये सवाल इसलिए पूछ रही थी ताकि उसे कॉलेज जाकर पढ़ना ना पड़े। मानव ने लिटिल अवनी को खुद के करीब करते हुए उसकी आंखों में देखकर सख्त आवाज में बोला, बेबी, कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा आपको, और आज ही हम सब इंडिया जा रहे हैं। मानव की बातों ने लिटिल अवनी की खुशी को एक पल में ही गायब कर दिया। कहाँ उसने अपने सपने सजा लिए थे कि वो घर में रहकर खूब मजे से पूरे दिन सोएगी, और कहाँ मानव उसे कॉलेज भेजने की तैयारी कर रहा। लिटिल अवनी उदास हो गई, पर अगले ही पल कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने मानव के दोनों गालों को खींचते हुए बड़ी ही मासूमियत से उसे घूस देते हुए कहा, हब्बी, अगर आप लिटिल अवनी को कॉलेज नहीं भेजोगे तो लिटिल अवनी आपको ढेर सारा किस देगी, वह भी फ्री में, और इंटरेस्ट भी नहीं लेगी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने लिटिल अवनी के कमर को और कस के पकड़ते हुए कहा, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट लेना बहुत पसंद है। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी कुछ जवाब दे पाती, उससे पहले ही मानव ने उसे किस कर लिया। ये देख लिटिल अवनी की आंखें बड़ी हो गई। उसने मानव को दूर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे लगा मानव इसके बदले उसे कॉलेज नहीं जाने देगा। ये सोचती ही वो खुश हो गई। 10 मिनट किस करने के बाद मानव ने लिटिल अवनी को छोड़ दिया। फिर अपने माथे को उसके माथे से लगाकर अपनी गहरी आवाज में बोला, बेबी, कॉलेज तो जाना पड़ेगा आपको, और साथ ही साथ आपको मुझे रोज किस भी देना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इतना कहकर मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली। लिटिल अवनी, जो अभी भी लंबी लंबी सांसें ले रही थी,
वह मानव की बात सुनकर हैरान हो गई। उसने मानव को पीछे सीट की ओर धकेलते हुए गुस्से से कहा, हब्बी, ये गलत है। भाई कहते हैं डील करते वक्त अगर दूसरा पार्टी आपको धोखा दे तो आपका घाटा हो जाता है। अपने लिटिल अवनी को धोखा दिया। लिटिल अवनी सबको बताएगी और आपसे बात भी नहीं करेगी। इतना कहकर उसने अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ कर लिया। वही मानस कंफ्यूज होकर सोचने लगा, क्या डील, घाटा? ओ नो, अर्जुन भी बेबी के सामने क्यों अपने क्लाइंट से बात करता रहता है? ये भी नहीं सोचता कि बेबी पता नहीं क्या क्या सीख जाएगी। इतना कहकर वह अपनी रूठी लिटिल बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिटिल अवनी है कि मान ही नहीं रही थी। वही इंडिया में कुणाल का केबिन। कुणाल का दूसरा असिस्टेंट आदि को ऑफिस घुमाने ले गया। उसके बाद से ही कुणाल ने कायरा को परेशान करना शुरू कर दिया था। कायरा पिछले आधे घंटे से कुणाल के लिए कॉफी लाते लाते थक गई। कुणाल कभी ठंडी तो कभी गर्म, कभी चीनी कम, कभी ज्यादा होने का बहाना बनाकर कायरा को दूसरी कॉफी लाने को बोलता। उसे कायरा को परेशान करने में बहुत ही मजा आ रहा था। कायरा कुणाल के केबिन में कॉफी लेकर आई और उसके टेबल पर रखते हुए अपने दांत पीसकर गुस्से से बोली, कुणाल, लीजिए आपकी 25वीं कॉफी। कुणाल जो फाइल पढ़ रहा था, उसने अपनी नजरें उठाकर कायरा को देखा, जिसके चेहरे पर थकान, गुस्सा और चिढ़ साफ नजर आ रही थी। उसने इस्माइल करते हुए कॉफी का मग उठाकर एक घूंट पिया। कुछ देर पीने के बाद उसने अपना मुंह बनाते हुए कायरा से कहा, क्या घटिया कॉफी है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है? इतना कहकर कुणाल खुद के ही सवाल का जवाब देता हुआ बोला, हाँ, सिखाएंगे भी कैसे? तुम दोनों का ध्यान रखने के लिए तो मेरा बाप ऑलरेडी था, है ना? इतना कहकर वो गुस्से से कायरा को देखने लगा। फिर अपनी चेयर से उठकर कायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया। वही कायरा ने जब कुणाल को खुद के पास आता देखा तो उसने हकलाते हुए कहा, कुणाल, तुम ये क्या बोल रहे हो? आह! कायरा अभी ये बोल ही रही थी कि कुणाल ने उसका लेफ्ट हैंड कस के पकड़कर मोड़ दिया। कायरा दर्द से तड़प उठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू को देखकर कुणाल ने किसी सनकी की तरह कहा, जान, जिंदगी भर तुम्हें इसी दर्द और आंसू के साथ ही मेरे साथ रहना है। इतना कहकर उसने कायरा को किस कर लिया। कुछ देर बाद बेरमी से उसके निचले होठों को काटते हुए कुणाल ने आगे कहा, दर्द हुआ ना बेबी? ऐसे ही दर्द मुझे भी रोज होता था, जब बचपन से लेकर आज तक। जब मैं मेरे डैड को तुम्हारी और तुम्हारी माँ की फिक्र करते देखता तो और खुद को इग्नोर होता देखता तो। तुम मुझसे रेहम की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़कर पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा और उन पर रेहम भी कहा सकता हूँ। इतना कहकर वो शैतान की तरह हंसने लगा। फिर अपने चेहरे को कायरा का चेहरे के करीब ले जाकर बोला, बेबी, तुमने मेरे अंदर के शैतान को जगाया है तो तुम्हें अब मुझ जैसे शैतान को पूरी जिंदगी झेलना ही होगा। CH95 लिटिल अवनी की अजीब हरकत से मानव हुआ हैरान। मानव और सभी लोग इंडिया के लिए निकल गए। रात के तकरीबन 8 बजे वो सभी मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गए। जब सभी लोग एयरपोर्ट के बाहर आए तो उन्होंने देखा अर्जुन, अभी, आदि और कुणाल बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। आदि को देखकर लिटिल अवनी खुश हो गई। उसने तुरंत मानव के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और आदि की तरफ भागते हुए चिल्लाई, लिटिल बनी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या तुमने भी मुझे मिस किया? वही आदि भी लिटिल अवनी को देखकर बहुत खुश हो गया। लिटिल अवनी के मुंह से आदि का नाम सुनकर सभी जलन भरी नजरों से आदि को देखने लगे। नीरज जी ने अपनी तिरछी नजर से मानव को देखते हुए टोंट मारते हुए कहा, ये डेविल मानव कम था जो एक और आ गया मेरी राजकुमारी का प्यार बांटने के लिए। मानव ने गुस्से से एक नजर नीरज जी को देखा, फिर उन्हें इग्नोर करके अपनी लिटिल वाइफ के पीछे पीछे चला गया। खुद को इग्नोर होता देख नीरज जी का मुंह बन गया। नीरज जी की उतरी हुई शक्ल देखकर आरव, जिम्मी, विक्की हंसने लगे और राज, जीव तो अर्जुन को देखते ही सीधा जाकर उससे लिपट गए। ऐसे लिपटे कि वह दोनों अर्जुन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लिटिल अवनी अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि
अचानक को किसी से टकरा गई और नीचे गिर गई। आह! जमीन पर गिरते ही लिटिल अवनी की चीख निकाल गई। उसकी चीख सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगे। मानव भागते हुए उसके पास गया और उसे उठाकर उससे पूछा, क्या हुआ बेबी? आप ठीक तो हो ना? आप कैसे गिर गई? मना किया था ना मैंने ऐसे भागने नहीं, फिर भी आपने मेरी बात नहीं मानी। लिटिल अवनी ने रोते हुए कहा, हब्बी, लिटिल अवनी खुद नहीं गिरी, वो अंकल ने गिरा दिया। और हब्बी देखो, लिटिल अवनी के गले में दर्द हो रहा। इतना कहकर वो अपनी गर्दन मानव को दिखाने लगी, जहां उसे दर्द हो रहा था। अब तक बाकी सब भी उन दोनों के पास पहुंच गए थे। मानव के साथ साथ बाकी सब ने भी लिटिल अवनी की गर्दन की तरफ देखा है, जहां एक छोटा सा लाल निशान था। मानव ने घबराहट और गुस्से से जीव से कहा, जीव चेक करो। जी ने तुरंत लिटिल अवनी की गर्दन को ध्यान से देखा तो हैरान हो गया। उसने सभी की तरफ देखकर मानव से कहा, भाई लिटिल भाभी को किसी ने इंजेक्शन लगाया है। मुझे नहीं पता ये कैसे इंजेक्शन है, लेकिन हमें बिना देर किए हुए लिटिल भाभी का चेकअप करना होगा। जीव की बात सुनकर सभी घबरा गए। मानव ने वीर को ऑर्डर दिया, वीर भी आदमी मुझे 3 घंटे में चाहिए। इतना कहकर वो लिटिल अवनी को लेकर सिंहमेशन के लिए निकल गया। वीर और आरव गुस्से से पूरे एयरपोर्ट में उस आदमी को ढूंढने लगे जो लिटिल अवनी से टकराया था। सिंहमेशन में भी एक सीक्रेट रूम था, जहां सभी तरह के मेडिकल फैसिलिटी मौजूद थी। कार के अंदर मानव और आदि लिटिल अवनी के लिए परेशान थे। वहीं उन दोनों को ऐसे देखकर लिटिल अवनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए पूछा, हब्बी, आदि आप दोनों परेशान क्यों हो रहे हो? क्या कुछ हुआ है? और वीर भाई, आरव भाई को आपने किसको ढूंढने के लिए भेजा था? आप लिटिल अवनी को बताओ, लिटिल अवनी भी उसे ढूंढेंगी। लिटिल अवनी की बात सुनकर मानव और आदि उसे बुरी तरह घूरने लगे, जैसे बोल रहे हो, इतना कुछ हो गया, क्या सच में तुम्हें नहीं पता क्या हुआ है? लिटिल अवनी बिना दोनों पर ज्यादा ध्यान दिया मानव की गोद में बैठ गई और उसके सीने पर सर रखकर सो गई, क्योंकि उसे अपना सर बहुत ही भारी सा महसूस हो रहा था। आधे घंटे बाद सभी सिंह मिशन पहुंच गए। सिंह मिशन के अंदर का माहौल भी तनावपूर्ण था। सिंह मिशन के अंदर पहुंचते ही वहां मिस्टर सिंघानिया को देख मानव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लिटिल अवनी जो उसकी गोद में सो रही थी, अचानक वो कसमसाने लगी और उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही वे मानव को अजीब नजरों से घूरने लगी, जैसे किसी अजनबी इंसान को देख रही हो। ये देख मना को भी थोड़ा अजीब लगा। लिटिल अवनी तुरंत मानव की गोद से उतर गई और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे घर को स्कैन करने लगी। अचानक उसकी नजर जाकर मिस्टर सिंघानिया के ऊपर रुक गई। लिटिल अवनी चलते हुए मिस्टर सिंघानिया के पास पहुंची, जो सोफे पर बैठे थे। लिटिल अवनी मिस्टर सिंघानिया के सफेद बालों को और उनकी अंगूठी को गौर से देखने लगी, जो उन्होंने पहनी थी। कुछ देर देखने के बाद उसने अचानक ही मिस्टर सिंघानिया के सर से एक बाल उखाड़ लिया। मिस्टर सिंघानिया दर्द से चीख पड़े, लेकिन लिटिल अवनी ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उनके सफेद बालों को घुमा घुमा कर देखने लगी। उसने कंफ्यूज होकर मिस्टर सिंघानिया से पूछा, ओए बुड्ढे, ये क्या है और तेरी खोपड़ी पर ये सफेद धागे क्यों उगाए हैं? लिटिल अवनी के बोलने के तरीके को सुनकर न सिर्फ मिस्टर सिंघानिया बल्कि मानव के साथ साथ पूरी सिंह फैमिली हैरान हो गई। इस सब से बेखबर लिटिल अवनी आगे बोली, सफेद धागे की खेती अच्छी लगाई है तूने। वैसे तूने किस बीज का इस्तेमाल किया है ऐसे धागे उगाने के लिए? मुझे भी बताओ, मैं भी ऐसे ही सफेद बालों की खेती करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद उसकी नज़र मिस्टर सिंघानिया के गले में पहने चैन और हाथों में पहने अंगूठी पर गई, जो चमक रही थी। उस अंगूठी की चमक के कारण लिटिल अवनी उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। लिटिल अवनी ने लपक कर मिस्टर सिंघानिया के हाथ से अंगूठी उतारकर खुद पहन लिया। फिर चमकती हुई अंगूठी को अपने हाथ में डालने लगी, लेकिन उंगली छोटी होने के कारण वो अंगूठी उसके हाथ में फिट नहीं हो रही थी। लिटिल अवनी ने खुश होकर मिस्टर सिंघानिया से कहा, बुड्ढे, मुझे चमकती हुई ये गोल गोल सर्कल बहुत अच्छी लगी। मुझे ये चाहिए।
देखो देखो, ये सर्कल मुझे देखकर आंख मार रही है, देखो तो। इतना कहकर वो हंसने लगी। लिटिल अवनी की हरकतें देख अभि ने धीरे से कहा, मेरी लिटिल बेबी सिस्टर के अंदर भूत घुस गया है। उसे क्या हुआ? वह इस तरह की हरकत क्यों कर रही है? राज ने भी लिटिल अवनी को देखकर कहा, वो सब छोड़ो। वो उस सफेद बालों को धागा और अंगूठी को सर्कल भी कह रही। जीव ने भी बीच में टपकते हुए कहा, यही नहीं, लिटिल भाभी को कोई बताओ, वो अंगूठी चमक रही है, न कि उन्हें देखकर आंख मार रही है। वही लिटिल अवनी बदले व्यवहार को देख मानव हैरान और परेशान दोनों हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर उसकी लिटिल वाइफ ऐसा बर्ताव कर रही है। मानव लिटिल अवनी के पास गया और उसके हाथ से अंगूठी लेते हुए गुस्से से कहा, बेबी, ये कैसी हरकत है? आप ये कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही हो? बेबी, आप ठीक तो हो ना? लिटिल अपने जो चमकती हुई अंगूठी के साथ खेल रही थी। अचानक मानव के ऐसे अंगूठी छीन लेने से उस गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से मानव से कहा, अबे चिकने, तू को है? अगर तुझे भी ये चमकती हुई सर्कल पसंद है तो तू इस बूढ़े आइटम से ले लो, मुझसे क्यों छीन रहे हो? लिटिल अवनी की भाषा और बोलने के तरीके को सुनकर मानव सीरियस हो गया। उससे लग रहा था पक्का उसकी लिटिल वाइफ के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है। कंटिन्यू। क्या हुआ है लिटिल अवनी को, जो को ऐसे बात कर रही है सबसे? क्या मानव इसका पता लगा पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहे। कम से कम 100 लाइक और 30 कमेंट टू होन चाहिए। आप सभी संटे हैं लेकिन कमेंट और लाइक नहीं करते। प्लीज कमेंट और लाइक करते रहाए। थैंक यू एंड बाय। CH96 अनटाइटल्ड चैप्टर। बेबी, अभी आपने मुझे क्या कहा? मानव ने हैरानी से पूछा। लिटिल अवनी ने सपाट लहजे में कहा, क्यों चिकनी, एक बार में सुनाई नहीं देता? मानव अपने माथे पर हाथ रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी उसकी नजर जिम्मी पर पड़ी, जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। ये देख मानव की आंखें छोटी हो गई। वही जिम्मी के माथे से पसीना आने लगा था अवनी की हरकतें देख। वो वहां से भाग जाना चाहता था, क्योंकि उसने ही ये सब लिटिल अवनी को पेरिस में सिखाया था। जिम्मी धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जाते हुए खुद से बोला, हे भगवान, कहीं इस डेविल को ना पता चल जाए कि ये सब मेरा किया धरा है। अभी वो जा ही रहा था कि तभी मानव उसे रोकते हुए बोला, अपनी जगह पर रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मानव की आवाज बहुत ही तेज और गुस्से से भरी थी, जिसे सुनकर जिम्मी अपनी जगह पर उछल गया। लिटिल अवनी ने मानव को देखा, फिर से बोली, आवाज नीचे करके बात करो, वरना सबके कान के दक्कन उड़ जाएंगे। मानव ने कहा, बेबी, मुझे अब आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। इतना कहकर वो जिम्मी के सामने खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथों को अपने कमर पर रख के जिम्मी को गुस्से से घूरते हुए पूछा, बेबी, ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। जिम्मी के तो मुंह से शब्द ही नहीं निकाल रहे थे। मैं वो। मानव गुस्से से, क्या मैं बोल रहे हो? आगे बोलो। मानव के गुस्से को देखकर जिम्मी को कुणाल के ऊपर चढ़ गया और मानव को देखते हुए बोला, मानव बॉस, डांटो नहीं, जिम्मी बेबी को डर लग रहा है। इतना कहकर उसने रोनी सूरत बना ली। कुणाल जिम्मी को डांटते हुए बोला, अबे उतर नीचे, मैं क्या कोई तेरा हस्बैंड हूँ जो तू मेरे पीछे छुपने आया है? जिम्मी कुणाल को पकड़ते हुए बोला, हाँ तो बन जाओ ना एक दिन के लिए हस्बैंड, बस इस डेविल से बचा लो मुझे। उन दोनों की बकवास सुनकर मानव का दिमाग खराब होने लगा। उसने दोनों को चुप कराते हुए जिम्मी से पूछा, तुम दोनों चुप रहो और तुम बताओ बेबी को क्या हुआ है? फाइनली जिम्मी ने डरते डरते मानव को सब कुछ बता दिया। एक दिन मैं किसी से फोन पर टपोरी वाली भाषा में बात कर रहा था। तभी लिटिल अवनी ने मुझे बात करते हुए सुन लिया था और वह जिद करने लगी थी कि उसे भी ये भाषा सीखनी है, तो मैंने उससे सिखा दिया। लेकिन मुझे क्या पता था वो अपना सारा टैलेंट जहां आकर तुम्हें दिखाएगी। इतना कहकर जिम्मी ने अपने दांत दिखा दिया। राज गुस्से से उससे बोला, जिम्मी भाई, आपने अच्छा नहीं किया लिटिल बेबी सिस्टर को ये सब सीखकर। आपने उसे सब सिखाया और मुझे नहीं सिखाया। मानव अब इन सब के ऊपर पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था।
वो वापस लिटिल अवनी के पास गया और उसे घूरते हुए लेकिन प्यार से बोला, बेबी, ये अंगूठी इस बुढ़े, मेरा मतलब मिस्टर सिंघानिया को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, और यही नहीं, ऐसी ढेर सारी चमकती चीज मैं आपको और लाकर दूंगा। इतना कहकर मानव तिरछी नजरों से जिम्मी, विक्की और कुणाल को देखने लगा। लिटिल अवनी ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, अपन को ऐसी चमकीली सर्कल और चाहिए। मानव ने स्माइल करते हुए पहले सोफे पर बैठे मिस्टर सिंघानिया को देखा, फिर लिटिल अवनी से बोला, बेबी, ठीक है, आप ये रख सकते हो। मुझे भी लगता है मिस्टर सिंघानिया इतने अमीर है कि आपके अंगूठी रख लेने से वो गरीब नहीं हो जाएंगे, है ना मिस्टर सिंघानिया? मिस्टर सिंघानिया चुपचाप सब देख रहे थे। वह हैरानी से मानव को देखने लगे। सिंघानिया ने रोते हुए मन में कहा, अगर मुझे पता होता मेरे साथ यहाँ ये सब होगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आता। मेरी 2 मिलियन की अंगूठी। इतना कहकर वो अपनी अंगूठी को घूरने लगे, जो लिटिल अवनी अपने हाथों में पकड़ी थी। मानव ने लिटिल अवनी को गोद में उठाया और बोला, बेबी, जिम्मी भाई, विक्की भाई और कुणाल भाई भी आपको ऐसी ही सर्किल देंगे, पर इसके पहले आप मेरे साथ चलो ताकि आपका चेकअप हो सके। लिटिल अवनी ने खुश होकर कुणाल, जिम्मी और विक्की को देखकर कहा, भैयास, नहीं नहीं, अपन अभी आता है अपनी छमिया के साथ, तब तक तुम अपन का माल तैयार रखना। लिटिल अवनी के इस तरह बोलने से मानव फिर उसे घूरने लगा, लेकिन उसने बोला कुछ नहीं। वह चुपचाप लिटिल अवनी को लेकर मेडिकल रूम में चला गया। उसके जाने के बाद जिम्मी, राज, विक्की और कुणाल हंसते हुए बोले, क्या छमिया? विक्की जिम्मी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, वेल डन जिम्मी, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस डेविल को ऐसे ही परेशान किया करो। वैसे अच्छा नाम दिया है इसे लिटिल अवनी ने, छमिया। इतना कहकर वो सभी फिर से हंसने लगे। मिस्टर सिंघानिया अभी भी चुपचाप अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे। किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल रूम में पहुंचकर मानव ने लिटिल अवनी को बेड पर बैठा दिया और जीव को उसे चेक करने का इशारा किया। जैसे ही जीव लिटिल अवनी के पास आया, लिटिल अवनी तुरंत मानव के ऊपर चढ़ गई और गुस्से से जीव को घूरते हुए बोली, अपन से दूर रहो वरना मेरे छमिया तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जीव लिटिल अवनी को तो कभी मानव को हैरानी देखने लगा। मानव ने परेशान होकर अपने सर को मसलते हुए कहा, बेबी की बातों पर ध्यान मत दो, ये सब उस जिम्मी की वजह से हो रहा है। मैं बाद में उसे देख लूंगा, पहले तुम बेबी को चेक करो। इतना कहकर उसने फिर से लिटिल अवनी को बेड कर बैठा दिया। वहीं दूसरी तरफ मित्तल में जब से मित्तल फैमिली को ये पता चला है कि विनय ही उनका विनायक है, ये जानकर कुछ लोग खुश है तो कुछ गुस्सा। सूरजभान जी जो अपने स्टडी रूम में बैठे थे, उन्होंने अपने सामने बैठी रमा जी से गुस्से में कहा, विनय से कह दो विनी को सोम को दे दे, मैं पुरानी बातों को भूलकर उसे इस परिवार में शामिल कर दूंगा। रमा जी अपने गुस्से को शांत करके बोली, पापा, विनी मेरे बेटे की बीवी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। सूरजभान जी गुस्से से बोले, मुझे कुछ नहीं पता, सोम इस घर का बड़ा बेटा है, उसे जो पसंद है मैं उसे लाकर दूंगा, और विनय ने जो कई साल पहले किया था उस आधार पर मैं उसे विनी के साथ नहीं रहने दे सकता। इतना कहकर वो स्टडी रूम से चले गए। उनके जाते ही रमा जी चेयर से खड़ी होकर बोली, नहीं नहीं, मैं मेरे बेटे की खुशी को किसी को छीनने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो भी अपने रूम में चली गई। विनी का रूम। विनय विनी की चोटी बना रहा था। चोटी बनाते हुए उसने विनी से कहा, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि कुणाल भाई का रिसेप्शन पार्टी है और हमें चलना होगा। विनी ने याद करते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसको तो काफी दिन हो गए हैं और हम लोग तो गए ही नहीं। विनय ने हंसते हुए कहा, हाँ, हम इसलिए नहीं गए क्योंकि रिसेप्शन पार्टी की डेट को भाई ने आगे बढ़ा दिया था, और हाँ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम उससे मिलने जाएंगे। इतना कहकर उसने विनी के माथे को चूम लिया तो विनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, मैं तुमसे अभी भी नाराज हूँ। ये सुनकर विनी हैरान हो गया। सिंगमेशन। सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए।
मानव लिटिल अवनी को लेकर आ गया था। सभी शांति से अपना अपना खाना खा रहे थे। वहीं मानव लिटिल अवनी से बात नहीं कर रहा था। वो लिटिल अवनी को खाना खिलाने के बजाय खुद ही खा रहा था। ये देख लिटिल अवनी ने मानव को हिलाते हुए कहा, छमिया, बेबी को भी खिलाओ ना। मानव ने कुछ नहीं किया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। इस बार ने प्यार से मानव से कहा, हब्बी, लिटिल अवनी को भूख लगी है। हब्बी, लिटिल अवनी को भी खिलाओ ना। लिटिल अवनी के अचानक बदले तेवर को देखकर मानव मंद मंद मुस्कुराने लगा। उसने लिटिल अवनी को देखकर कहा, बेबी, क्या आप फिर इस भाषा का इस्तेमाल करोगे? मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी ने पहले खाने को देखा, फिर मानव से बोली, हब्बी, बिल्कुल नहीं। मानव ने खुश होकर लिटिल अवनी को अपनी बाहों में भर के गोद में बैठा लिया। फिर उससे बोला, बेबी, आपको क्या खाना है बताओ, हब्बी आपको वो खिलाएंगे। फिर कुछ याद करते हुए मानव आगे बोला, बेबी आपको आपके तीनों भाइयों से वह चमकती चीज लेना था ना। पहले आप खाना खा लो, फिर आप तीनों भाइयों से वह चमकती हुई चीज से लेना, ओके? और हाँ बेबी, जो सबसे बड़ा और महंगा होगा वही लेना। इतना कहने के बाद मानव कुणाल, जिम्मी और विक्की को स्माइल करके देखने लगा, जिनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। लिटिल अवनी ने याद करते हुए कहा, हाँ हब्बी। लिटिल अवनी तो भूल गई। फिर अपने प्यारे तीनों भाइयों को देखकर बोली, भैया, लिटिल अवनी जल्दी से खाना फिनिश करेगी, फिर आप तीनों जल्दी से वह चमकती हुई चीज लाकर लिटिल अवनी को देना, ओके? उसकी बात सुनकर कुणाल, जिम्मी और विक्की बुरी तरह खांसने लगे। मानव ने लिटिल अवनी को भड़काते हुए कहा, बेबी, मुझे तो लगता है आपके बड़े भाई आपसे प्यार नहीं करते, तभी तो अभी तक उन्होंने आपको वो चमकती हुई सर्कल नहीं दिया। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी उदास हो गई। वहीं मानव के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। मानव ने कुणाल, जिम्मी और विक्की को देखकर अपने मन में कहा, बहुत शौक है ना तुमको मेरी बेबी को उल्टी सीधी चीजें सिखाने का। अब देखो कैसे मैं तुम सबको कंगाल करता हूँ। इतना कहकर उसकी नज़र मिस्टर सिंघानिया पर पड़ी। उसने आगे अपने मन में कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इन्हें तुम्हें सबसे ज्यादा कंगाल करूंगा, वो भी अपनी बेबी के प्यारे प्यारे हाथों से। कंटिन्यू। आगे क्या करेगा मानव, जानने के लिए बने रहे। CH97 लिटिल अवनी बनी लिटिल मम्मा और शातिर मानव। डिनर करने के बाद मानव और लिटिल अवनी वहीं हॉल में रखे सोफे पर बैठे थे। लिटिल अवनी बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। 2 मिनट बाद भी जब उसे कोई नीचे आता हुआ नहीं दिखा तो फिर उसने मानव को हिलाते हुए पूछा, हब्बी, हब्बी, भैया और सेंटा अंकल क्यों नहीं आ रहे हैं? लिटिल अवनी को वो चमकती हुई चीज चाहिए। लिटिल अवनी को इम्पेशेंट होता देख मानव ने उसे समझाते हुए कहा, बेबी, आप चिंता मत करो, वो सभी आ रहे होंगे। मानव ने इतना कहा ही था कि कुणाल, जिम्मी, विक्की और मिस्टर सिंघानिया उसके और लिटिल अवनी के सामने आकर खड़े हो गए। उन चारों के चेहरे उतरे हुए थे। मानव ने उन चारों को देखकर एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मेरी प्यारी बेबी, देखो आपके भाई और सेंटा अंकल आ गए, चलो जल्दी से इन्हें लूट लो। लिटिल अवनी ने कंफ्यूज होकर पूछा, हब्बी, लिटिल अवनी क्या लूट ले? मानव ने लिटिल अवनी को पूरी बात समझते हुए कहा, बेबी, मेरा मतलब है कि जो चमकती हुई चीज सबसे बड़ी और महंगी हो, वही लेना, ताकि आपके हब्बी फ्यूचर में सबसे ज्यादा अमीर हो सके। अगर हब्बी अमीर होगी तो बेबी भी अमीर हो जाएगी। लिटिल अवनी ने खुश होकर कहा, लिटिल अवनी को सबसे ज्यादा अमीर होना है। मानव सोफे पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। फिर मिस्टर सिंघानिया की तरफ इशारा करके लिटिल अवनी से बोला, बेबी, ये बुढ़ा, मेरा मतलब आपके प्यारे सेंटा अंकल यहाँ सबसे ज्यादा अमीर है, और वैसे भी सेंटर तो हर किसी की विश को पूरी करते हैं, तो आप जो भी मांगोगे वो ये आपको लाकर देंगे, फिर चाहे वो चीज जितना भी महंगा क्यों ना हो। इतना कहकर मानव मिस्टर सिंघानिया को मुस्कुराते हुए देखने लगा। लिटिल अवनी से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने मानव के कपड़े को खींचते हुए कहा, हब्बी, ये लोग तो कुछ लाए ही नहीं हैं,
लिटिल अवनी को भाइयों और सैंटा के हाथ में तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इतना कहकर वो जिम्मी, विक्की, कुणाल और मिस्टर सिंघानिया के हाथों को देखने लगी, जो खाली थे। मानव ने लिटिल अवनी को शांत कराते हुए अपने सामने खड़े चारों इंसानों को गुस्से से देखकर कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी से मेरी बेबी को वो दीजिए जो आप लोग उसे देने आए हैं। आप चारों के कारण मेरी बेबी का बोल बोल कर मुंह और सोच सोच कर सर दर्द होने लगा है। इतना कहकर मानव लिटिल अवनी के सर और होठों को सहलाने लगा। फिर लिटिल अवनी से बोला, बेबी, ज्यादा मत बोलो और सोचो नहीं, वरना आपके होंठ और सर दर्द होने लगेंगे तो आप कल कॉलेज नहीं जा पाओगे। मानव की बात सुनकर जिम्मी, विक्की, कुणाल और मिस्टर सिंघानिया को चक्कर आने लगा। उन चारों ने अपने मन में सोचा, क्या सच में ज्यादा बोलने और सोचने का कॉलेज जाने से कुछ लेना देना है ड्रामेबाज कहीं के। मानव ने अपनी आंखें छोटी करके उन चारों को देखकर सख्त आवाज में कहा, अब क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा, जल्दी से जो लाए हो वह निकालो। मानव का इतना कहना था कि उन चारों ने झट से अपने अपने जेब से डायमंड का ब्रेसलेट, डायमंड की क्लिप, डायमंड की ईयर रिंग और डायमंड का चेन निकालकर लिटिल अवनी के हाथों में रख दिया। वही जैसे ही मानव ने देखा उन चारों के हाथ उसकी प्यारी लिटिल वाइफ के हाथों से टच हुए तो उसने तुरंत आगे बढ़कर लिटिल अवनी को अपने बाहों में ले लिया। फिर विक्की, जिम्मी, कुणाल और मिस्टर सिंघानिया को घूरते हुए जलन भरीर आवाज में बोला, क्या आप लोग ये सब चीजें टेबल पर नहीं रख सकते थे? इसके लिए मेरी बेबी को छूने की क्या जरूरत थी? इतना कहकर मानव ने लिटिल अवनी के में हाथों को सहलाते हुए कहा, बेबी, आपके हाथों में दर्द तो नहीं हो रहा ना? कहीं इन लोगों के छूने से आपको खरोच तो नहीं लग गई? जिम्मी ने रोनी सूरत बनाकर कहा, बॉस, हमने कुछ नहीं किया। फिर डायमंड क्लिप जो लिटिल अवनी अपने बालों में लगा रही थी उसे देखकर बोला, आपको पता है ये क्लिप पूरे 20 करोड़ की है, जो मैंने मेरी फ्यूचर वाइफ को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी, जिसे आज आपने ले लिया। ये सुनकर मानव का मुंह बन गया। उसने उन चारों को घूरते हुए कहा, आप चारों का काम हो गया, अब आप चारों यहाँ से दफा हो सकते हैं। कुणाल ने दांत पीसते हुए मानव से कहा, तुम डेविस, देखना मेरा भी दिन आएगा। इतना कहकर वो अपने रूम में चला गया। मिस्टर सिंघानिया भी वहां से पतली गली पकड़कर निकल लेना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे उनके और पैसे खर्च हो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 35 करोड़ बेसलेट पर खर्च कर दिए थे। बदकिस्मती से मानव की नजर उन पर चली गई। मानव ने अपनी आंखें छोटी करके मिस्टर सिंघानिया को देखा, फिर अपने मन में सोचा, अभी तो मैंने इनसे कुछ ज्यादा लिया भी नहीं और ये ऐसे ही जा रहे हैं। ये सब सोचते ही मानव ने लिटिल अवनी को देखा, जो डायमंड की चैन को अपनी चोटी में लगा रही थी। लिटिल अवनी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए मानव ने तेज आवाज में मिस्टर सिंघानिया से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैंने बाहर देखा था, आपकी कार बहुत ही महंगे और बड़ी है। ऐसी कार तो दुनिया में सिर्फ 2 ही है। यही नहीं, वह कार बहुत ज्यादा चमकती भी है। मानव ने चमकती शब्द पर ज्यादा जोर दिया था। वही लिटिल अवनी, जो अपने में ही बिजी थी, चमकती शब्द सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने मिस्टर सिंघानिया को अपनी ललचाई आंखों से देखकर मासूमियत से कहा, सैंटा अंकल, लिटिल अवनी को वो चमकती हुई कार चाहिए, आप दोगे ना लिटिल अवनी को? लिटिल अवनी की बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया मन ही मन रोने लगे। उन्होंने गुस्से से मानव को देखा, जो मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। उन्होंने चिढ़कर मानव को देखा, फिर झूठित मुस्कान के साथ लिटिल अवनी से बोले, लिटिल अवनी, सेंटा को अभी घर जाना है। सेंटा आपके लिए दूसरी कार लाकर दे देंगे, ओके? इतना कहकर मिस्टर सिंघानिया ने अपने मन में घबराते हुए सोचा, हे भगवान, आज मैं अपने साथ जोजो को क्यों लाया? अगर किसी ने उसे यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने जोजो को कार के अंदर बंद कर दिया है, लेकिन किसी ने उसे देख लिया तो? नहीं, मुझे कैसे भी करके उसे यहाँ से ले जाना होगा। अभी वह ये सब सोच रहे थे कि तभी लिटिल अवनी बात सुनकर वो हैरान हो गए। वही लिटिल अवनी अपनी जेब से एक चाबी निकालकर मानव को देते हुए कहा, हब्बी। लिटिल अवनी ने पहले ही सेंटा की कार की चाबी ले लिया था।
जब आप लिटिल अवनी को जीव भाई के पास छोड़कर चले गए थे, तभी लिटिल अवनी ने जीव भाई से कहकर ये की मंगवा लिया था। इतना कहकर वो मिस्टर सिंघानिया को देखकर कार की चाबी को छुपाते हुए बोली, हब्बी, आप इस कार की चाबी को जल्दी छुपा लो वरना सैंटा अंकल इस ले लेंगे। देखो उन्हें कैसे देख रहे हैं, पक्का ये की ले लेंगे, पर आप मत देना क्योंकि लिटिल अवनी को ये चाहिए। मिस्टर सिंघानिया तो उसकी बात सुनकर अपनी जगह से लड़खड़ा गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था आज के दिन उनके 50 करोड़ के साथ साथ उनकी प्यारी कार भी उन्हें खोना पड़ेगा। वही मानव लिटिल की बात सुनकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेबी, अगर आप ऐसे ही करती रही तो फ्यूचर में हुब्बुर सबसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे, फिर वो आपको हर एक चीज लाकर देंगे। उन दोनों को देखकर मिस्टर सिंघानिया ने मानव से रोने जैसा चेहरा बनाकर कहा, मेरी कार में कुछ जरूरी सामान है जो मुझे लेना है। मानव ने उन्हें घूरते हुए कठोर आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, अब वो कार और कार के अंदर की सभी चीजें मेरी बेबी की है। मैं नहीं चाहता मेरी बेबी की चीजों को कोई हाथ भी लगाए। इतना कहकर मानव ने बिना देरी किए लिटिल अवनी का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगा। लिटिल अवनी तो ठहरे लिटिल अवनी, जो बचपन से ही आलसी है। उसने मानव को रोकते हुए बड़ी ही मासूमियत से कहा, हबी, लिटिल अवनी के पैर सो गए हैं, अब लिटिल अवनी नहीं चल पाएगी। उसकी बात सुनकर मानव ने एक गहरी सांस ली और लिटिल अवनी को गोद में उठाकर रूम तरफ चला गया। उन दोनों के जाने के बाद जिम्मी और विक्की अपनी दया भरी नजरों से मिस्टर सिंघानिया को देखकर बोले, कोई बात नहीं, जिंदगी में ऐसे काले दिन आते रहते हैं। इतना कहकर वह दोनों भी अपने रूम में चले गए। मिस्टर सिंघानिया मेशन से बाहर जाते हुए खुद से बोले, कार के अंदर मेरा जोजो है, वो अभी भी बहुत छोटा है, मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, सुबह आकर ले जाऊंगा। इतना कहते ही वो अपने ड्राइवर के साथ पैदल ही मेशन से बाहर निकल गए। रात के 1 बजे मानव का रूम। लिटिल अवनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपना सर उठाकर मानव को देखा जो आराम से सो रहा था। ये देख वो धीरे धीरे अपनी जगह से उठी और बेड से उतरकर अपने पैरों के बल चलते हुए धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गई। उसके जाते ही मानव ने अपनी आंखें खोली और दरवाजे की तरफ देखने लगा। मानव की आंखें गहरी हो गई। वो सोच रहा था कि उसकी शरारती बीवी इतनी रात को अब क्या करने वाली है। लगभग 15 मिनट बाद लिटिल अवनी रूम का दरवाजा खोलकर धीरे धीरे रूम के अंदर आई। इस वक्त उसके हाथ में कुछ था, पर रूम में अंधेरा होने के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिर उसके हाथ में क्या था? लिटिल अवनी ने देखा मानव अभी भी सो रहा। उसने मानव के ऊपर से कंबल हटाकर अपने हाथ में पकड़ी चीज को मानव के ऊपर रखकर दोबारा कंबल मानव के ऊपर डाल दिया। फिर अपने हाथ को झाड़ते हुए बोली, लिटिल अवी, आप डैडी के पास सो, लिटिल मम्मा भी आपके पास सोएगी। इतना कहकर वह भी मानव के बगल में लेटकर सो गई। लिटिल अवनी के सोते ही मानव उठा और अपने कंबल को धीरे से उठाकर अपने ऊपर देखा तो उसे केवल एक पूंछ दिखी। उसने अंधेरे में जब गौर से देखा तो उसे 2 बड़े बड़े कान और छोटे छोटे पंजे नजर आए, जिसे देखकर मानव चौंक हो गया। मानव ने जब उस चीज को अपने हाथों में उठाकर देखा तो वह क्या है दिख तो नहीं रहा था, लेकिन छूने से साफ पता चल रहा था कि वह कोई छोटा सा जानवर का बच्चा है। मानव हैरानी से अपनी लिटिल वाइफ को देखने लगा जो आराम से सो रही थी। कंटिन्यू। आखिर किस जानवर के बच्चे को लिटिल अवनी लेकर आई है? मिस्टर सिंघानिया किस जोजो की बात कर रहे थे? जानने के लिए बने रहें। CH98 अनटाइटल्ड चैप्टर। एनिमल के बच्चे को देखकर मानव को अपने बचपन की एक बात याद आ गई। जब लिटिल अवनी 5 साल की थी और मानव 14 साल का था, लिटिल अवनी ऐसे ही रात को अपने हाथों में एक छोटा सा पप्पी लेकर मानव के रूम में आई। छोटी सी लिटिल अवनी ने 2 चोटी बनाई हुई थी और प्यारी सी प्रिंसेस फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। छोटी सी लिटिल अवनी अपने छोटे छोटे पैरों से चलते हुए मानव के पास गई। उसने देखा मानव सो रहा था। ये देख छोटी सी लिटिल अवनी ने अपने छोटे छोटे हाथों से सर पर मारते हुए कहा,
ओहो, ये मानू कितना ज्यादा आपसी है, जब देखो सोता रहता है। लगता है इसकी शिकायत डैडी से करनी पड़ेगी। इतना कहकर वो अपने हाथ में पकड़े छोटे से पप्पी से बोली, मानवी बेबी, देखो आपके डैडी सो रहे हैं। लिटिल अवनी ने उस पप्पी का नाम मानव के ऊपर रखा है। मानवी, आप भी उनके पास सो जाओ, लेकिन उनकी तरह आलसी मत बनना। इतना कहकर लिटिल अवनी ने उस पप्पी को मानव के बगल में सुला दिया। फिर जल्दी से अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए रूम से चली गई। लिटिल अवनी के जाने के बाद लिटिल मानव, जो अभी तक सोने की एक्टिंग कर रहा था, उसने अपनी आंखें खोलकर रूम की लाइट जलाई और अपने बगल में लेटे हुए पप्पी को देखने लगा। वह पप्पी भी कम नहीं था, वह भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मानव को घूर रहा था। लिटिल मानव ने उस छोटे से पप्पी को अपने हाथों से उठाकर उसे अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, मानवी, मानव एक जैसा नाम है। हे पप्पी, तुम मेरा नाम नहीं ले सकते क्योंकि तुम एक पप्पी हो। इतना कहकर मानव ने उस पप्पी को सोफे पर रख दिया। फिर लाइट बंद करके अपने बेड पर सो गया। अगली सुबह लिटिल मानव जब सोकर उठा तो उसे वह पप्पी कहीं भी नजर नहीं आया। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तैयार होकर लिटिल अवनी के साथ स्कूल के लिए निकल गया। लिटिल मानव जब अपने क्लास में जा रहा था, तभी उसे अपने बैग में कुछ हलचल महसूस हुई। उसे कुछ अजीब लगने लगा। मानव ने अपने मन में सोचा, मेरा बैग रोज के मुकाबले भारी है, जैसे इसके अंदर कुछ हो। मानव ये सब सोचते हुए अपने क्लास में पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ लिटिल अवनी खुशी से उछलते हुए अपने क्लास रूम में पहुंचकर अपनी सीट पर बैठ गई। फिर अपनी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, मुझे पता है, मानू मेरे मानवी का अच्छे से ध्यान रखेगा। मानू उसे खाना भी खिलाएगा। अगर मानवी मेरे पास होती तो मुझे उसे अपना टेस्टी टेस्टी लंच देना पड़ता। ये बोलते ही लिटिल अवनी को भूख लगने लगी। उसने अपनी आंखें पूरे रूम में घुमाई। सारे बच्चे अपने में बिजी थे और टीचर भी अभी तक नहीं आए थे। ये देख लिटिल अवनी ने झट से अपना टिफिन निकाला और लंच करने लगी। इसके उलट बेचारे मानव की क्लास उसकी टीचर लगा रही थी। जैसे ही टीचर क्लास में आए, उन्होंने बच्चों से इंग्लिश की बुक निकालने को कहा। जब लिटिल मानव ने बुक निकालने के लिए अपना बैग खोला तो वो हैरान हो गया, क्योंकि वो छोटा सा पपी यानी मानवी उसके बैग के अंदर था। मानव कुछ कर पाता उससे पहले ही वह पप्पी उसके बैग से निकलकर पूरे क्लासरूम में भागने लगा। ये देख क्लास में मौजूद इंग्लिश टीचर ने मानव को डांटना शुरू कर दिया। मानव, ये सब क्या है? तुम एक पप्पी को स्कूल कैसे ला सकते हो? तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टीचर की डांट सुनकर लिटिल मानव ने अपना सर झुका लिया और टीचर से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस। टीचर ने मानव को देखकर गुस्से से कहा, मानव, इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम पूरे दिन स्कूल के ग्राउंड में खड़े रहोगे जब तक छुट्टी नहीं हो जाती। यही नहीं, तुम पूरे 1 हफ्ते के लिए मेरी क्लास से बाहर रहोगे। बेचारा मानव करता भी क्या, वह चुपचाप क्लास से बाहर निकालकर ग्राउंड में जाकर खड़ा हो गया। अचानक उस छोटे से एनिमल की चिल्लाने की आवाज सुनकर मानव अपने ख्यालों से बाहर आया। ये सब याद आते ही मानव के रोकते खड़े हो गए। मानव ने गुस्से से एक नज़र उस एनिमल के बच्चे को देखा, फिर उसे बेड के किनारे लिटाकर खुद अपनी लिटिल वाइफ को गले लगाकर सो गया। अगली सुबह के 8 बज गए थे। मानव पिछले 15 मिनट से लिटिल अवनी को उठा रहा था, लेकिन मजाल है कि लिटिल अवनी इतनी आसानी से उठ जाए। मानव ने परेशान होकर लिटिल अवनी के गालों को थपथपाते हुए कहा, बेबी उठ जाओ, प्लीज बेबी उठो, देखो कॉलेज आने का वक्त हो गया है। लिटिल अवनी टस से मस नहीं हुए। ये देख मानव के दिमाग में एक आइडिया आया। मानव ने अपना फोन निकाला और किसी से बात करने की एक्टिंग करने लगा। मानव ने बात करने की एक्टिंग करते हुए कहा, हेलो आरव, पूरे घर में देखो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एनिमल का बच्चा देखा है। उसे पकड़कर बाहर फेंक दो। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इतना कहकर मानव रूम से बाहर निकल गया। वही लिटिल अवनी, जो अभी तक कुंभकर्ण की तरह सो रही थी, वो अचानक ही एनिमल का नाम सुनकर उठ गई। बेड से उतरकर उसने अपने चारों तरफ देखा।
लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। लिटिल अवनी ने जब बेड के नीचे देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपना हाथ बढ़ाकर बेड के नीचे से उस छोटे से एनिमल को निकाला और उसको सहलाते हुए बोली, बेबी आनव, आप यहीं रहो। आपको पता है आपके डेविल डैडी आपको ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपको घर से बाहर फेंक देंगे, पर कोई बात नहीं, मैं आपको छुपा दूंगी। इतना कहकर लिटिल अवनी ने उस एनिमल के बच्चे को कबर्ड के अंदर मानव के कपड़ों के बीच में छुपा दिया और खुद नहाने के लिए चली गई। वहीं मानव, जो दरवाजे के पीछे से सब देख रहा था, वह उस एनिमल को देखकर हैरान हो गया। अचानक ही उसके मुंह से निकला, शेर का बच्चा। जी हाँ, लिटिल अवनी जिस एनिमल के बच्चे को रात को लाई थी, वो एक शेर का बच्चा था, जो लगभग बिल्ली के बच्चे के बराबर था। रात को अंधेरा होने के कारण मानव ने उस एनिमल के बच्चे को ठीक से नहीं देखा था और सुबह भी उठने के बाद उसने उस एनिमल को नहीं देखा। मानव ने मुंह बनाकर कहा, इसका नाम भी मेरे ऊपर ही रखना था। मानव से आनव हूँ। मानव रूम से निकलकर नीचे हॉल की तरफ जाते हुए सोचने लगा, ये शेर का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? इस घर में तो कोई भी शेर नहीं है कहीं। ये शेर का बच्चा मिस्टर सिंघानिया का तो नहीं है, क्योंकि उन्हें तरह तरह के जानवर पालने का शौक है। ये सब सोचते सोचते मानव नीचे आ गया। नीचे हॉल में नीरज जी सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। नीता जी, परी, कायरा और सोना ब्रेकफास्ट लगा रही थी। आदि और कुणाल आपस में किसी बात पर लड़ रहे थे। अर्जुन डाइनिंग टेबल पर बैठा राज और अभी को डांट रहा था, क्योंकि वह दोनों ऑफिस ना जाकर लिटिल अवनी के साथ कॉलेज जाना चाहते थे और अर्जुन उन्हें ऑफिस चलने को बोल रहा था। मानव को आता देख सब चुप हो गए। मानव हॉल में आते ही कुणाल को घूरने लगा, जो आदि से चॉकलेट छीन रहा था। उसने कुणाल को देखकर गुस्से कहा, कुणाल, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बच्चे से चॉकलेट छीन रहे हो। मानव की बात सुनकर कुणाल ने मुंह बनाते हुए उससे कहा, डेविल मानव, तुम तो कुछ बोलो ही मत, लुटेरे कहीं के। जब देखो सबको लूटते रहते हो और उस प्यारी बच्ची को भी सब सिखा दिया। इतना कहकर उसने आदि की दूसरी चॉकलेट छीन ली और उसका रैपर निकालकर खाने लगा। ये देख आदि ने रोनी सूरत बना ली और अर्जुन के पास जाकर कुणाल की शिकायत करते हुए बोला, डैडी, डैडी, इस अनार अंकल ने मेरी चॉकलेट छीन ली। कुणाल झट से आदि को सही करते हुए बोला, अनार नहीं, कुणाल है मेरा नाम। ये सुना दी का मुंह बन गया। वह फिर से अपनी रोनी सूरत बनाकर अर्जुन को देखने लगा। अर्जुन ने परेशान होकर अपने सर पर हाथ रख लिया। फिर कुणाल को डांटते हुए बोला, कुणाल, तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे की चॉकलेट को छीनते हुए? कुणाल ने चॉकलेट खाते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज से आदि के साथ मेरे लिए भी चॉकलेट ले आना, ये बहुत ही टेस्टी है। अर्जुन ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को शांत करने लगा। फिर आदि से बोला, बेबी, कोई बात नहीं, डैडी आपको और चॉकलेट लाकर दे देंगे। ओके। इतना कहकर अर्जुन ने आदि को अपनी गोद में बैठा लिया। वही डाइनिंग टेबल पर मानव अपनी चेयर पर बैठते हुए राज और अभी से कुणाल की तरफ इशारा करके बोला, देखो वो अकेले अकेले चॉकलेट खा रहा है और तुम दोनों यहाँ बेवकूफ की तरह बैठे हो। मानव का इतना कहना था कि वह दोनों भागते हुए कुणाल के पास गए और उससे चॉकलेट छीनने लगे। ये देख मानव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने आदि से कहा, क्या तुम खुश हो? आदि खुशी से अर्जुन की गोद से उतरकर मानव की गोद में चढ़ गया। फिर मानव के गालों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू फूफू डैडी, आप तो कमाल के हो। आदि के मुंह से मानव की तारीफ सुनकर अर्जुन का मुंह बन गया। वही सोना जो किचन से आ रही थी, वो आदि की बात सुनकर हंसने लगी, क्योंकि आज तक आदि ने कभी भी अर्जुन की तारीफ नहीं की थी और आज वह इतनी आसानी से मानव की तारीफ कर रहा था। अर्जुन गुस्से से मानव को घूरने लगा। CH99 अनटाइटल्ड चैप्टर। आदि के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मानव चिढ़ाने वाली नजरों से अर्जुन को देखने लगा। वहीं नीता जी ने जूस के मग को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए मानव से लिटिल अवनी के बारे में पूछा, क्योंकि उन्हें लिटिल अवनी कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मानव, लिटिल अवनी कहाँ है? कहीं वह अभी तक सो तो नहीं रही है?
मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, तुम उसे इतना प्यार करके बिगाड़ रहे हो। अगर तुम ऐसे ही उसे लाड प्यार करते रहें तो वो और बिगड़ जाएगी। वैसे भी नीरज जी ने कम लिटिल अवनी को बिगाड़ा है, जब देखो उसे उल्टी सीधी चीजें सिखाते रहते हैं। इतना कहकर नेताजी गुस्से से नीरज जी को घूरने लगी, जो डाइनिंग टेबल पर बैठ रहे थे। नीताजी की गुस्से भरी नजर देखकर नीरज जी ने चुपचाप रहना ही बेहतर समझा। वहीं मानव ने बिना किसी भाव के नेताजी को देखकर कहा, मॉम, मैं बेबी से प्यार करता हूँ। अगर वो लाड प्यार में बिगड़ जाती है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तब भी बिना किसी शिकायत के उसको प्यार करूंगा। यही नहीं, मैं उसे इतना बिगाड़ दूंगा कि वह मेरी आदी हो जाएगी। इतना कहकर मानव कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से मगर कठोर आवाज में बोला, मॉम, प्लीज दोबारा ये मत कहिएगा कि मेरी बेबी बिगड़ गई है, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन उसके खिलाफ मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मानव के इतना कहने के बाद पूरे डाइनिंग टेबल पर शांति छा गई। तभी एक बार फिर सभी के कानों में मानव की आवाज पड़ी। मानव ने अपना सर ऊपर करके बारी बारी से सभी को देखा, फिर सभी को अपनी सख्त आवाज में वार्निंग देते हुए बोला, मेरी एक बात अच्छे से आप सब सुन लीजिए। मैसेज लिटिल अवनी मानव सिंह राजवंश बिगड़ रही है, क्योंकि मानव सिंह राजवंश उसे बिगड़ रहा है। इसीलिए आज के बाद कोई भी बेबी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। मानव की गुस्से भरी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए, सिवाय नीरज जी के। नीरज जी मानव की बधाइयां लेने लगे। उसके बाद उन्होंने प्लेट से एक सैंडविच उठाया और मानव के चेहरे के ऊपर 3 बार घुमाने के बाद उस सैंडविच को खाते हुए बोले, हाय मेरी हीरे, राक्षस, कोबरा, पताल लोक के राक्षस और नरक लोक के राजा को किसी की नजर न लगे। अगर मैं एक लड़की होती तो पक्का तुम्हारी ये स्पीच सुनकर मैं तुम्हें किस कर लेता। नीरज जी की ये बात सुनकर नीताजी, अर्जुन, राज, अभि, कुणाल, कायरा, परी और सोना के ठंडे पसीने छूटने लगे। नीताजी, परी और कायरा के साथ जल्दी से किचन के अंदर भाग गई। सोना ने भी आदि का हाथ पकड़ा और उसे लेकर वो भी किचन के अंदर चली गई, क्योंकि वह सभी मानव के गुस्से का सामना नहीं करना चाहते थे। अर्जुन ने अपने थूक को गटकते हुए नीरज जी से दांत पीसते हुए कहा, डैड थोड़ा तो शर्म करिए। कुणाल, राज और अभि नीरज जी को अपनी दया भरी नजरों से देखने लगे। वहीं नीरज जी की बात सुनकर मानव, जो पहले से ही गुस्से से उबल रहा था, उसे और गुस्सा आने लगा। पर इससे नीरज जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने आगे मानव से कहा, क्या फर्क पड़ता है मैं लड़की हूँ या नहीं? आखिर एक ससुर भी तो अपने दामाद से इम्प्रेस होकर उसे किस कर सकता है। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठकर मानव के पास गए और उसके गालों पर किस करके भागते हुए अपने चेयर पर वापस बैठ गए। मानव, जो शांत बैठा था, गुस्से से उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई। अचानक वहां का माहौल डरावना हो गया। अभि ने अपने हाथों को रगड़ते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन भा, यहाँ का माहौल हॉरर मूवीज जितना डरावना क्यों लग रहा है, और साथ में ठंड भी लग रही। अभि की बात का कुणाल कुछ जवाब देता, उससे पहले ही एकदम धमकी आवाज के साथ पूरा डाइनिंग टेबल हिल गया। अभि अपनी जगह से उछलकर अर्जुन की गोद में चढ़ गया। मानव ने गुस्से से अपना लेफ्ट हैंड टेबल पर दे मारा। अपनी चेयर से उठकर मानव गुस्से से अपनी लाल आंखों से नीरज जी को घूरते हुए बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? नीरज जी ने सैंडविच खाते हुए कहा, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम बोल तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी इज्जत लूट ली हो। नीरज जी की बात सुनकर अर्जुन, अभि, राज और कुणाल चारों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। फिर वो सभी मानव को देखने लगे, जो गुस्से से उबल रहा था। राज ने थोड़ा खांसते हुए कहा, डेड, जीजू का मतलब है कि अपने उन्हें किस कैसे किया? राज की बात सुनकर नीरज ने अपना सैंडविच नीचे रखा और खड़े होकर मानव के पास दोबारा जाकर उसके गालों पर किस करके अपनी सीट पर बैठते हुए बेशर्म की तरह बोले, बिल्कुल ऐसा ही किया था मैंने। वहीं नीरज जी के ऐसा करते ही मानव ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा।
जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह गुस्से से नीरज जी की तरफ बढ़ने लगा। ये देख अर्जुन, राज, अभि और कुणाल जोर से चिल्लाए, लिटिल अवनी, लिटिल बेबी सिस्टर जल्दी आओ। वही लिटिल अवनी जो रूम में आनव के साथ खेल रही थी, वह चिल्लाने की आवाज सुनकर आनव से बोली, आनव बेबी, अभी लिटिल मामा को जाना है, हम बाद में खेलेंगे। ओके, इतना कहकर लिटिल अवनी ने आनव को अपने कॉलेज बैग के अंदर डाल दिया और रूम से बाहर भागते हुए निकल गई। वह नीचे मानव गुस्से से चलते हुए नीरज जी के पास पहुंचते ही बोला, मैं जितना कोशिश करता हूं कि आप पर गुस्सा ना करूं, उतना ही आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? इतना कहकर मानव ने अपना हाथ टेबल पर दे मारा। नीरज जी ने आराम से जवाब दिया, मानव बेबी मैंने क्या किया? इतना कहकर उन्होंने मासूम सा चेहरा बनाकर मानव को देखा। अपने ससुर जी का मासूम चेहरा देखकर मानव अपने गुस्से को शांत करने लगा, तभी उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज पड़ी, जिसे सुनते ही डेविल मानव का पूरा गुस्सा छूमंतर हो गया। हब्बी। लिटिल अवनी ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मानव को पुकारा। वो भागते हुए डाइनिंग टेबल के पास गई। उसने देखा उसका हब्बी उसके डैडी के पास खड़ा है। ये देख लिटिल अवनी ने कंफ्यूज होकर पूछा, हब्बी, आप डैडी के पास क्यों हो? आप लिटिल अवनी के पास आकर उसे ब्रेकफास्ट खिलाओ ना। वहीं नीरज जी, जो अभी तक आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वह अपनी प्यारी राजकुमारी की आवाज सुनकर अचानक रोने की एक्टिंग करते हुए मानव से बोले, डेविल मानव, मैंने क्या किया? तुम मुझे डांट क्यों रहे हो? नीरज जी के अचानक बदले अवतार को देखकर सब हैरान हो गए। कुणाल ने फुसफुसाते हुए राज से पूछा, अब क्या होगा? बदले में राज ने अपने कंधों को उचका दिया। वही लिटिल अवनी गुस्से से जाकर मानव के सामने खड़ी हो गई और अपना मुंह फुलाते हुए बोली, हब्बी, आपने लिटिल अवनी के सबसे प्यारे डैडी को क्यों काटा? अब लिटिल अवनी आपसे बात नहीं करेगी। मानव ने हैरान होकर पहले अपने ससुर जी को देखा जो उसे चिढ़ा रहे थे, फिर अपनी लिटिल वाइफ से बोला, बेबी, आपके हब्बी ने कुछ नहीं किया। लिटिल अवनी ने कुछ नहीं कहा। उसने मानव का हाथ पकड़ा और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर खुद उसकी गोद में बैठ गई। फिर लगातार अपने सामने रखे चॉकलेट मिल्क शेक को घूरने लगी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वह उसे उठाकर पी सके, या फिर सच ने मानव ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि वो कोई भी काम करने में आला से घिर जाती थी। उसे देखकर मानव समझ गया कि उसकी लिटिल वाइफ चॉकलेट मिल्क शेक पीना चाहती है। हल्की स्माइल करके मानव ने चॉकलेट मिल्क शेक के गिलास को उठाकर लिटिल अवनी के होठों से लगा दिया। पूरा मिल्क शेक पीने के बाद लिटिल अवनी ब्रेड और जैम को घूरने लगी। ये देख मानव ने तुरंत ब्रेड में जैम लगाया और लिटिल अवनी को खिलाने लगा। खाते खाते अचानक लिटिल अवनी रुक गई, फिर अपना सर ऊपर करके मानव को देखते हुए बोली, लिटिल अवनी, आपसे नाराज है। मानव ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर नमे हिला दिया। उन दोनों को ऐसे देख अभी धीरे से बोला, जीजू, लिटिल बेबी सिस्टर को देखते ही कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। अभी की बात मानव ने सुन लिया और उसे गुस्सा घूरने लगा। CHXO मानव का गुस्सा और भोली लिटिल अवनी। मानव ने पहले लिटिल अवनी को ब्रेकफास्ट कराया, फिर खुद किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब ऑफिस के लिए निकल गए। मानव ने लिटिल अवनी को वहीं सोफे पर बैठाते हुए कहा, बेबी, आप यही बैठो, मैं आपका बैग लेकर आता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगा। ये देख लिटिल अवनी घबरा गई। उसने मानव को रोकते हुए कहा, हब्बी, आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज मत जाओ। मानव ने पीछे पलटकर उसे देखते हुए कहा, बेबी, मैं अभी आपका बैग लेकर आता हूँ, तब तक आप यहीं बैठो। मानव की बात सुनकर लिटिल अवनी घबरा गई। उसने अपने मन में सोचा, नहीं नहीं, अगर हब्बी मेरा बैग लेने गए तो उन्हें पता चल जाएगा कि लिटिल अवनी के बैग में आनव है। वही अपनी वाइफ को कहीं खोया देख मानव उसे घूरने लगा। उसे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होने लगा। उसने अपना फोन निकाला और आरव को एक मैसेज भेजा। वही आरव जो बाहर कार में मानव और लिटिल अवनी के आने का इंतजार कर रहा था।
अचानक उसका फोन बजा। आरव ने जब अपने फोन में मानव का मैसेज देखा तो वह चौंक गया। मैसेज में मानव ने लिखा था, कार को पूरी तरीके से चेक करो, कहीं उसके अंदर कोई शेर का बच्चा तो नहीं है, और हाँ, खासकर मेरे ऑफिस का बैग जरूर चेक करना। ये मैसेज पढ़कर आरव हैरान हो गया। उसने कहा, क्या पागल इंसान है, भला कार के अंदर शेर का बच्चा कहाँ से आएगा, और ऑफिस के बैग में, क्या मजाक है। इतना कहकर वो कार से बाहर निकला और सभी बॉडीगार्ड कुछ इशारा किया। आरव का इशारा मिलते ही 4 से 5 बॉडीगार्ड सभी कार को चेक करने लगे। आरव वापस कार के अंदर जाकर मानव के ऑफिस बैग को चेक करते हुए मानव को कोसने लगा। बैग या कार को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को चेक करने की जरूरत है बॉस। मेशन के अंदर लिटिल अवनी ने मानव का हाथ पकड़ लिया। वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी, तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अभी और आ जाए। राज के हाथ में लिटिल अवनी का बैग था। ये देख लिटिल अवनी खुशी से उछल पड़ी। उसने मानव को देखा जो अपनी आंखें छोटी करके उसे ही देख रहा था। ये देख लिटिल अवनी हड़बड़ गई। उसने अपना मुंह बनाते हुए मानव से कहा, हब्बी, आपकी वजह से लिटिल अवनी को लेट हो जाएगा। फिर टीचर लिटिल अवनी को पनिश करेगी। फिर लिटिल अवनी आपसे बात भी नहीं करेगी। हब्बी, आपको टाइम की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। कहीं आप चाहते तो नहीं है लिटिल अवनी लेट हो जाए। इतना कहकर वह अपने दोनों भाइयों के साथ बाहर भाग गई। मानव वहीं हैरानी से खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। लिटिल अवनी और राज कार के बैक सीट पर बैठ गए। अभी पैसेंजर सीट पर बैठ गया। लिटिल अवनी ने कार में बैठते ही कस के अपना बैग पकड़ लिया। तभी मानव बैकसीट का डोर ओपन करके लिटिल अवनी के बगल में बैठ गया। कार में बैठते ही मानव लगातार लिटिल अवनी और उसके बैग को घूरने लगा, जैसे जानने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर उसकी प्यारी वाइफ उससे क्या छुपा रही है, अभी जो पैसेंजर सीट पर बैठा था। जब उसने देखा मानव लगातार बैग को घूर रहा है, उसने झट से आगे बढ़कर लिटिल अवनी के हाथों से बैग छीन लिया और अपने दांत दिखाते हुए मानव से बोला, वो जीजू अगर बैग थोड़ी देर और लिटिल बेबी सिस्टर के ऊपर रहा तो मुझे डर है लिटिल बेबी सिस्टर के पैर दुखने लगेंगे। इतना कहकर वह झट से अपनी सीट पर वापस बैठ गया। राज जो पीछे वाली सीट पर सबसे किनारे बैठा था, वह और लिटिल अवनी इशारों इशारों में कुछ बातें करने लगे। ये देख मानव की आंखें छोटी हो गई। जलन के मारे उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने लिटिल अवनी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, बेबी, हब्बी को जलन हो रही है, आप किसी और लड़के के करीब मत जाया करो। मानव की बात सुनकर राज और अभी का मुंह बन गया। वही कार ड्राइव कर रहे आरव की हंसी छूट गई। लिटिल अवनी ने अपने हाथों को मानव के गले में डालते हुए कहा, हब्बी, आपको जकड़न हो रही है, क्या हम डॉक्टर अंकल के पास चले ताकि आपकी जकड़न सही हो जाए। मानव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, जकड़न नहीं, जलन हो रही है। लिटिल अवनी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, हब्बी, मैंने भी तो वही कहा, जकड़न हो रही है। राज, जो अभी तक चुपचाप बैठा था, उसने लिटिल अवनी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लिटिल बेबी सिस्टर, जीजू से पूछोगे नहीं उनको अपने शरीर के किस हिस्से में जकड़न हो रही है, ताकि हम उनका इलाज करा सके, वरना आगे चलकर जीजू को बहुत तकलीफ होगी। राज ने तकलीफ शब्द पर ज्यादा जोर दिया था। राज की बात सुनकर अभी और आरव अपना मुंह छुपाकर हंसने लगे। वहीं मानव गुस्से से उन सभी को घूमने लगा। तभी कॉलेज आ गया। आरव ने कार रोककर पीछे मुड़कर मानव से बोला, बॉस, कॉलेज आ गया। कॉलेज आ गया, ये देख अभी राज और लिटिल अवनी जल्दी से कार से उतर गए, जैसे उन्हें डर हो कहीं अगर वो थोड़ी देर और रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वहीं मानव जो कार के अंदर बैठा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी लिटिल वाइफ उससे बिना बात किए या गुड बाय किस लिए चली गई। ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। वही लिटिल अवनी, अभी और राज जैसे ही कॉलेज के गेट पर पहुंचे, अचानक ऊपर से फूलों की बारिश होने लगी। लिटिल अवनी खुशी से भर गई। उसने कहा, राज ब्रो, अभी भाई,
देखो ना ये सब कितना अच्छा है। इतना कहकर वो फूलों के साथ खेलने लगी। तभी कॉलेज के अंदर से एक लड़का चलता हुआ लिटिल अपने के सामने आया और घुटनों के बल बैठते हुए अपने हाथों में पकड़े रिंग के बॉक्स को लिटिल अवनी के सामने करके के बड़े ही स्टाइल से उसे प्रपोज करते हुए बोला, हे लिटिल गर्ल, जब से तुम्हें देखा है तुमसे प्यार हो गया। ऐसा लगता है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तुमने मेरे दिन और रात का चैन लूट लिया। उस लड़के की इस हरकत से अभी और आज गुस्से से उसे देखने लगे। राज ने गुस्से से कहा, देख रॉकी, हमारी लिटिल बेबी सिस्टर से दूर रह समझे। रॉकी ने राज को सामने से हटाकर लिटिल अवनी को देखकर उससे पूछा, है लिटिल गर्ल, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? इस वक्त कॉलेज के गेट पर कई सारे लोग खड़े थे। सभी हूटिंग करके रॉकी को चेयर कर रहे थे। लिटिल अवनी ने अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके रॉकी को देखा, फिर कुछ सोचकर बोली, आपको मरने की जरूरत नहीं है। लिटिल अवनी की बात सुनकर रॉकी खुश हो गया। उसे लगा लिटिल अवनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तभी लिटिल अवनी अपनी बात को पूरी करते हुए आगे बोली, भैया, लिटिल अवनी ने आपका कोई चैन नहीं चुराया है। सच्ची में लिटिल अवनी के पास केवल एक ही है जो कल रात सैंटा अंकल ने उसे दिया था। लेकिन आप चिंता मत करो, लिटिल अवनी अपने हब्बी से कहेगी कि वो आपका दिन रात का चैन ढूंढ दे। और हाँ, लिटिल अवनी को कोई गटर बैंड नहीं बनेगी, क्योंकि लिटिल अवनी पहले से ही अपने हबी की लिटिल बेबी है और अपने आनव की लिटिल मम्मा। इतना कहकर वो चुप हो गई। फिर अपनी उंगली से अपने माथे को टेप करते हुए उसने हिचकी चाहते हुए रॉकी से पूछा, वैसे भैया, ये गटर बैंड क्या होता है और दिन रात का चैन कैसे होता है? लिटिल अवनी को भी दिन रात का चाहिए। लिटिल अवनी ने कभी भी दिन रात का चैन नहीं देखा। लिटिल अवनी ने डायमंड की चेन देखी है बस। इतना कहकर वो अपनी चमकती आंखों से रॉकी को देखने लगी। वही जो लोग गेट पर खड़े होकर हूटिंग कर रहे थे, अचानक वो सब शांत हो गए। सभी हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और रॉकी के मुंह से तो एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। राज और अभी अब वहां एक मिनट भी रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने लिटिल अवनी को लिया और कॉलेज के अंदर चले गए। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि लिटिल अवनी ने चुपके से रॉकी ने जो अंगूठी के बॉक्स को पकड़ा था उसमें से अंगूठी निकाली थी। वो अंगूठी हीरे की थी जो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी, इसलिए लिटिल अवनी ने उसे चुरा लिया। उस अंगूठी को चुपके से अपने जेब में डालते हुए लिटिल अवनी ने खुश होकर कहा, लिटिल अवनी इस गोल गोल सर्किल को आनव के पूंछ में बांध देगी, फिर मेरा आनव क्यूट लगेगा। वहीं दो लाल आंखें गुस्से से ये सब देख रही थी। मानव जो अभी भी कॉलेज के बाहर अपनी कार में बैठा था, उसने ये सब देख लिया था। उसने गुस्से से अपने लैपटॉप को पैसेंजर सीट पर फेंक दिया। फिर आरव को घूरते हुए अपने दांत पीसकर एक एक शब्द आते हुए बोला, उस लड़के के बारे में पता करो। अगले कुछ घंटों में मुझे वो चाहिए। उसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। मानव के गुस्से को देखते हुए आरव ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। मानव कार की खिड़की से कॉलेज के बाहर खड़े रॉकी को देखकर पागलों की तरह हंसने लगा। उसने कहा, जो भी मेरे और मेरे बेबी के बीच आएगा, उसे ये दुनिया छोड़कर जाना होगा। इतना कहकर मानव डेविल स्माइल करने लगा। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। आप लोग बताएं कैसा लगा स्टोरी, कमेंट में बताएं और बताएं कौन सी स्टोरी सुनना है।